रीटा ने आंखें खोलीं और छत पर लगे आलीशान झूमर को घूरने लगी। क्या रिक उस कालकोठरी अनुष्ठान में उसका खून नहीं चूस रहा था? सहज रूप से उसने अपने भीतर की ऊर्जा को प्रवाहित करने की कोशिश की, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो 1 साल तक अपनी जान बचाने के लिए भागने से विकसित हुई थी। उसके शरीर ने किसी भी स्थिति का आकलन करने से पहले सुरक्षा को प्राथमिकता देने की आदत बना ली थी। लेकिन जैसे ही उसने तेजी से उठने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। उसके शरीर की प्रतिक्रिया ने उसे एक कठोर सच्चाई बता दी, अब वह बस एक साधारण इंसान थी। उसी समय उसे दरवाजे के बाहर आवाज़ें सुनाई दी, ऐसी आवाज़ें जिन्हें वह कभी नहीं भूल पाएगी, सपनों में भी नहीं। यह उसकी एजेंट अमेलिया थी। रीटा उठकर बैठ गई और आसपास का नज़ारा देखा। होटल। उसके पास एक फ़ोन था जो उसने बरसों से नहीं देखा था। उसे उठाकर उसने समय देखा, 12 मार्च रात 10 बजे 2088। रीटा की सांसें तेज हो गईं। उसका पुनर्जन्म हुआ था। दुनिया पर स्टासिया, रिफ्ट ऑफ द बीस्ट्स गेम के आक्रमण से 1 साल पहले पुनर्जन्म। 1 साल बाद ठीक इसी दिन पूरी धरती पर एक ऐसा खेल छा जाएगा जो खुद को पृथ्वी से एक लंगर की तरह जोड़ेगा। 2088 में ये खेल एक वीडियो गेम के रूप में धरती पर उतरेगा और खुद को ग्रह से इस तरह जोड़ेगा जो डिजिटल दायरे से परे होगा। इसका सिर्फ 3 बार बीटा परीक्षण किया गया था, हर बार सिर्फ 7 घंटे के लिए, बिना किसी चेतावनी के। इसके अस्तित्व के बारे में शायद ही किसी को पता था, फिर भी कुछ 100 लोगों ने या तो बोरियत से या फिर संयोग से इसे डाउनलोड कर लिया। तीसरे बीटा टेस्ट के दौरान लीक हुई जानकारी के कारण गेम में जल्दी लॉग इन करने वालों की संख्या 6 अंकों में पहुंच गई। कुछ लोगों के लिए जिन्होंने बीटा में भाग लिया था, बाकी जिंदगी इस बात का अफसोस करते हुए गुजरी कि उन्होंने बस कुछ ही मिनट खेले थे। दूसरों के लिए यह एक जिंदगी बदल देने वाली घटना थी जिसने उन्हें गुमनामी से महानता की ओर उछाल दिया। उसका प्यारा भाई भी उन लोगों में से एक था जो इस मुकाम पर पहुंचे। पहला बीटा परीक्षण 22 फरवरी को प्रातः 2:22 बजे निर्धारित किया गया था। लेकिन रीटा को दुनिया को बचाने या दूसरों को आगाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एलियन आक्रमण एक धीमी प्रक्रिया होगी जिसमें ढेरों प्रतिबंध होंगे। उस दौरान आक्रमणकारियों से ज्यादा लोग अपने ही साथियों के हाथों मरेंगे। जैसे ही उसे अपने विचार याद आए, वह तुरंत कुछ ज्यादा व्यावहारिक हो गई। हालांकि 4 साल बीत चुके थे, उसे ये दिन साफ साफ याद थे। कल वह दिन था जब किसी की जिंदगी एक खेल की वजह से हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन आज रात उसकी एजेंट अमेलिया उसे नशे में धुत करके एक कंपनी के अधिकारी के बिस्तर पर भेज देगी। उस समय उसने अपने पागलपन से उसे डरा दिया था, लेकिन इसके कारण उसे अंतहीन घोटाले, निम्न स्तर की नौकरियां और छोटी भूमिकाएं ही मिली, जहां उसे या तो थप्पड़ मारा गया या ठंडे पानी में डुबो दिया गया। रीटा ने दरवाज़ा खोला और अमेलिया एक बोतल पकड़े गर्मजोशी से मुस्कुरा रही थी। रीटा, कुछ पीना चाहोगी? रीटा ने सोचा कि उसे वहीं मार डालूं, लेकिन भागते हुए समय ने उसे धैर्य रखना और नकाब पहनना सिखा दिया था। उसने अमेलिया से भी ज्यादा गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं शुक्रिया, मेरा भाई मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। इस बहाने से अमेलिया जानती थी कि रीटा आज रात नहीं रुकेगी। उसके मन में रीटा एक बेहद लाडली बहन थी, उसकी आधी कमाई उसके भाई को जाती थी, और अगर फिल्मांकन के दौरान उसके पैर में चोट भी लग जाती तो भी अगर उसका भाई बुलाता तो वह रेंगकर उसके पास घर आ जाती। केवल तभी जब अमेलिया ये दावा करे कि उसका पूरा परिवार मर चुका है, वह रीटा को रुकने के लिए राजी कर सकती थी, लेकिन ये बहुत दूर की बात थी, खासकर जब से रीटा ने उसे कल ही अपने परिवार को फ़ोन करते हुए देखा था। गहरी सांस लेते हुए अमेलिया ने सोचा कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सोचा कि कोई और मौका मिल सकता है। वह मुस्कुराई, बहुत देर हो गई है, ज़रा रुको, मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर को जगा देती हूँ। रीटा ने सिर हिलाया। फिल्म क्रू के साथ अभी भी होटल में थी, उसे वाकई किसी सवारी की ज़रूरत थी। बीटा टेस्ट में 3 घंटे से भी कम समय बचा था और उसे रिक को गेम खेलने से रोकने के लिए घर जाना था। अपने पिछले जन्म में रिक ने बीटा टेस्ट में जल्दी हिस्सा लिया था और दूसरों से 1 साल पहले ही अकल्पनीय शक्तियां हासिल कर ली थीं। उसने ये राज छुपाया था और रीटा को मनोरंजन जगत में कष्ट सहते हुए, उसकी मेहनत की कमाई और संसाधनों का इस्तेमाल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए करते हुए बेरुखी से देखता रहा था। आखिरकार वह 3 साल तक उसके साथ रहा और जब उसका पीछा किया जा रहा था तब भी निर्दोष होने का नाटक करता रहा ताकि उसकी दिव्य प्रतिभा को छीन सके। अपनी मृत्यु के क्षण तक उसे सच्चाई का पता नहीं चला, लेकिन उसने उसे आखिरी हंसी नहीं हंसने दी। उसने खून से लथपथ होने का दर्द सहा, मास्टरमाइंड के सामने आने का इंतजार किया और फिर डाई टुगेदर नाम के एक उपकरण को विस्फोट कर दिया ताकि वहां मौजूद सभी लोग उसके साथ गिर जाएं। अपने अंतिम क्षणों में ही उसे एहसास हुआ कि वह एक कहानी में खलनायिका से अधिक कुछ नहीं थी। एक खलनायिका बहन जो मुख्य पुरुष पात्र रिक से अत्यधिक प्रेम करती है। ठीक है, तुम बिना नियम तोड़े सीमाओं को तोड़ना चाहते थे। इस तरह से तुम मुझे घिनौनी लगती हो। कार में बैठते ही उसने ड्राइवर को 1000 क्रेडिट दिए।
मुझे 2 घंटे में घर पहुंचा दो, मैं तुम्हें 2000 और दूंगी। आधी रात को जगाए जाने पर ड्राइवर की नाराजगी तुरंत गायब हो गई। उसने तेज आवाज में जवाब दिया, बॉस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। 1 घंटा 40 मिनट बाद रीता पीली और कांपती हुई यात्री सीट पर बैठी। वह बड़ी मुश्किल से वहां पहुंची। हमारे यहाँ काम करने से पहले तुम क्या करती थीं? ड्राइवर ने भुगतान टर्मिनल निकाला। शववाहन चलाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। खैर, बात तो समझ आ गई। रीटा ने 2500 क्रेडिट ट्रांसफर करते हुए कहा, सड़क के उस पार वाली किफ़ायती दुकान पर जाओ और मेरे लिए सफ़ेद शराब की एक छोटी बोतल खरीद लाओ। पैसा किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। और ड्राइवर ने 10 मिनट से भी कम समय में बोतल रीटा तक पहुंचा दी। पिछली रात 11 बजे रीता का पुनर्जन्म हुआ था और जब वह घर पहुंची तो रात के 1:47 बज चुके थे। उसने एक गिलास में शराब डाली, फिर दूसरे में पानी भरा। दोनों गिलास लेकर वह रिक के कमरे में गई, 2 बार खटखटाया और दरवाज़ा खुल गया। ये कमीना तो सोया भी नहीं था। रीटा दिखने में स्टार जैसी थी और रिक में एक अमीर परिवार में शादी करने का आकर्षण था। दोनों भाई बहन स्वाभाविक रूप से आकर्षक थे। रीटा एक सौम्य, बौद्धिक आभा बिखेरती थी, जबकि रिक आज्ञाकारी और निश्चल दिखता था, हालांकि उसका दिल किसी से भी ज्यादा काला था। रिक को शराब का गिलास देते हुए रीटा ने कहा, चलो टोस्ट करते हैं। जल्द ही मैं तुम्हारे लिए वह हवेली खरीद पाऊंगी। रीटा जानती थी कि वह बेवकूफ़ नहीं है। रिक उसे इतने सालों से बेवकूफ़ बना रहा था क्योंकि वह लगभग हमेशा उसकी हर ज़रूरत पूरी करता था। वह उन भाइयों जैसा नहीं था जो सिर्फ अपनी बहनों का शोषण करना जानते थे। ये भाई एक उच्च स्तरीय चालाक था। वह रीता के घर आने तक इंतजार करता था, उसकी हर इच्छा पूरी करता था और जब वह डेट पर जाती थी तो उसे जलन भी होती थी। रीता जो पैसे देती थी वह उसे बचाता था और उसी साल की शुरुआत में उसके लिए एक हवेली भी खरीद ली, यहाँ तक कि उसे उसके नाम पर भी रख दिया। ऐसे भाई के होते हुए भी रीता उसकी चालों में कैसे न फंसती। उसे नहीं लगता था कि यह अनुचित है, अगर था भी तो वह क्या कर सकती थी। यह उसकी अपनी मूर्खता थी, उसकी अपनी भोग विलासिता थी। लेकिन अब धुंध छटने के बाद रीटा को एहसास हुआ कि रिक ने वाकई उसकी हर बात मानी थी, लेकिन उसने हर तरह का फ़ायदा भी अपने लिए उठाया था। वह अकेला काम नहीं कर रहा था, सैमुअल और स्कारलेट उसके साथी थे। वो हवेली जिसने उसे रुला दिया था, वो उसके अपने पैसों से खरीदी गई थी। क्या वो उसके नाम पर नहीं होनी चाहिए थी? उसने अपने पैसों से खुद के लिए एक घर खरीदा और फिर तुरंत रिक के लिए उससे भी बड़ा घर खरीद दिया। सौभाग्यवश उसका पुनर्जन्म ठीक समय पर हुआ। वह अभी भी घर की तलाश के शुरुआती चरण में थी तथा अपने प्रिय भाई को आश्चर्यचकित करने की योजना बना रही थी। निम्न स्तरीय शोषण में पूरा परिवार हेरफेर में शामिल होता है। उच्च स्तरीय शोषण एक समन्वित हमला है, एक व्यक्ति मारता है, दूसरा ठीक करता है और तीसरा आपको सांस लेने में मदद करने के लिए चाय परोसता है। लेकिन इस बार भी देर नहीं हुई है। रिक, एक अच्छा भाई, स्वाभाविक रूप से अपनी बहन के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे उसे पता हो कि एक ड्रिंक उसे बेहोश कर देगी, चाहे रीटा के पीने का कारण स्पष्ट ही क्यों न हो। उसने आंख भी नहीं झपकाए, बस चिंता जाहिर करते हुए कहा, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है, जब तक हम एक परिवार की तरह साथ हैं। रीटा ने अपना गिलास उसके गिलास से टकराया। असहाय स्नेह के भाव के साथ रिक ने एक ही बार में पी लिया, लड़खड़ाया और गिर पड़ा। पूर्ण विश्वास। रीटा की आंखें ठंडी हो गईं जब उसने रिक को जमीन पर पड़ा देखा। मास्टर बेडरूम से आवाज़ें आ रही थीं, शायद सैमुअल और स्कारलेट की। उसने जल्दी से रिक को उसके कमरे में खींच लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। वह रिक के कमरे में सोफे पर बैठ गई, फ़ोन हाथ में लिए और समय का पूरा ध्यान रख रही थी। खेल सिर्फ 7 घंटे चलने वाला था और उसने आज रात जाने का कोई इरादा नहीं किया था। हालांकि रिक आमतौर पर नशे में रात भर सोता रहता था, फिर भी वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। अपने पिछले जन्म में रिक किसी पावर फैंटेसी उपन्यास के नायक की तरह था जो हमेशा हर चीज़ में सर्वश्रेष्ठ हासिल करता था। उसकी ईश्वर स्तरीय प्रतिभा ही पूरी धरती पर एकमात्र एसएस रैंक वाली क्षमता थी। लोपेज परिवार में शादी करने के बाद भी, जहां सबसे बड़ी बेटी शुरू में उसे एक प्यारे पालतू जानवर की तरह मानती थी, वह अंततः उसकी प्यारी अनुयायी बन गई। रिक के मार्गदर्शन में उसने रीटा को भी निशाना बनाया और अंततः रीटा से उसकी ईश्वर स्तरीय प्रतिभा छीनने की कोशिश की। घर लौटते हुए रीटा ने सोचा कि रिक के गेम डाउनलोड करने तक इंतजार करना होगा, उसके बाद ही उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस तरह 1 साल बाद जब उसे गेम की अहमियत का एहसास होगा तो वह पूरी तरह टूट जाएगा। लेकिन उसने तुरंत यह विचार त्याग दिया, वह ये जोखिम नहीं उठा सकती थी। क्या होगा अगर वह 2 मिनट देर से पहुंची और वह अपनी प्रतिभा दिखाने में कामयाब हो गया? तब सबसे ज्यादा निराश तो वह खुद होगी। रीटा ने आज रात रिक के कमरे में रहने का फैसला किया। 2:22 पूर्वाह्न। जैसे ही घड़ी में समय हुआ, रीटा ने तुरंत ऐप स्टोर में स्टार सी रिफ्ट ऑफ द बीस्ट सर्च किया।
ऐप पर लाल चांद का आइकन देखकर उसे एक अनोखी शांति का एहसास हुआ। यह जिंदगी जरूर अलग होगी। हर सेकंड मायने रखता था। उसे नहीं पता था कि आज रात कितने लोग गेम खेलेंगे या उसके पिछले जन्म में महानता की ऊंचाइयों पर पहुंचने वालों ने बीटा के दौरान कितनी देर तक खेला था। उसे बस इतना पता था कि अब हर मिनट कीमती है। शुरुआती एनिमेशन को छोड़कर वह सीधे कैरेक्टर क्रिएशन स्क्रीन पर चली गई। चाहे गेम की ताकत की वजह से हो या किसी और वजह से, डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर लगभग 80% उसके जैसा ही लग रहा था। ऐसा नहीं चल सकता था, उसे गेम में कुछ काम करने थे। उसने रैंडमाइज बटन तब तक दबाया जब तक उसे एक ऐसा चेहरा नहीं मिल गया जो उससे ज़्यादा मिलता जुलता था। फिर उसने लापरवाही से कैरेक्टर का नाम तारांकन आइडेंटिटी रख दिया। खेल की दुनिया एक पश्चिमी काल्पनिक परिवेश में थी, जहां विभिन्न जातियां और गुट थे और सभी ने अपने मतभेदों के बावजूद पृथ्वी पर आक्रमण करते समय गठबंधन बना लिए थे। मनुष्य दूसरी जातियों में रूपांतरित नहीं हो सकते थे, लेकिन रीटा ने अपने पात्र की जाति का चयन बहुत सोच समझकर किया, क्योंकि प्रत्येक जाति की अपनी विशिष्ट क्षमताएं थीं। वह देखना चाहती थी कि क्या किसी भिन्न जाति को चुनने से वह उसकी जातीय क्षमताएं चुरा सकती है। अपने पिछले जीवन में उसने विभिन्न जातियों के कई प्राणियों को मार डाला था, लेकिन जिनसे वह सबसे अधिक भयभीत थी वे थे मरे हुए प्राणी। मरे हुए लोग उन कुछ जातियों में से एक थे जिनके पास दो नस्लीय क्षमताएं थीं। तारांकन मरे हुए लोगों की इच्छा शक्ति। तारांकन चूंकि आपकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए आपकी स्थिति जितनी गंभीर होगी, आपकी इच्छाशक्ति उतनी ही मजबूत होगी। जब आपका स्वास्थ्य 5% से कम हो जाता है तो आपके सभी गुण दोगुने हो जाते हैं। जब आपका स्वास्थ्य 1% से कम हो जाता है तो आपके वर्तमान गुण फिर से दोगुने हो जाते हैं। तारांकन दावत। तारांकन मांस खाने से आपके घाव ठीक हो सकते हैं। पहली क्षमता व्यावहारिक रूप से एक चमत्कारी वापसी थी। अगर कोई उसका स्वास्थ्य 1% से 5% के बीच कम कर देता तो वह एक बार में अपने गुणों को दोगुना कर देती। अगर कोई उसका स्वास्थ्य 1% से कम कर देता तो वह अपने गुणों को फिर से दोगुना कर देती, जिससे प्रभाव और भी बढ़ जाता। इसलिए यदि आपका सामना किसी मरे हुए व्यक्ति से हो तो जब तक कि आप उनका स्वास्थ्य 6% से नीचे गिरने पर उन्हें तुरंत समाप्त नहीं कर देते, आपको अंततः ऐसे शत्रु का सामना करना पड़ सकता है जिसके मूल गुण चौगुने हों। जहां तक दावत की बात है, यह मांस खाकर स्वास्थ्य बहाल करने का एक तरीका था जब बाकी सभी उपचार कौशल और औषधियां शांत हो जाती थीं। अपने पिछले जन्म में रीटा अक्सर खुद को कमज़ोर अवस्था में पाती थी, मौत का इंतजार करती हुई। अगर मांस खाने से वह ठीक हो सकती थी तो उसे मारना कितना मुश्किल होता। अंडेड जाति को चुनने के बाद उसके चरित्र का चेहरा स्पष्ट रूप से पीला और अधिक दुबला हो गया। एक पूर्ण विकसित युद्ध प्रणाली वाली दुनिया पृथ्वी पर आक्रमण करेगी। स्वाभाविक रूप से मानवता को जीवित रहने का मौका दिया जाएगा। आक्रमण के दिन हर इंसान को एक दिव्य प्रतिभा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे हर दूसरे प्राणी को जन्म से ही प्राप्त होता है। यही मानवता के तीव्र उत्थान और आक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रतिरोध की कुंजी थी। अब जबकि रीता ने अपना चरित्र बना लिया था तो उसके पास भी एक दिव्य प्रतिभा को चित्रित करने का मौका था। उस पल स्क्रीन तारों भरे आसमान में बदल गई। हालांकि वह सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन थी, रीता को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक विशाल तारों भरे विस्तार के नीचे खड़ी है, ऊपर अनगिनत तारों के सामने छोटा और महत्वहीन। उसने अचानक एक तारे पर टैप कर दिया। तारे उल्कापिंडों की तरह उसकी स्क्रीन की ओर बढ़ रहे थे और स्क्रीन से एक चटकने वाली ध्वनि निकल रही थी। तारांकन प्रतिरूपण ग्रेड 1। तारांकन आप किसी का भी प्रतिरूपण कर सकते हैं। एक बार जब आप 10,000 लोगों को यह विश्वास दिला दें कि आप वही व्यक्ति हैं तो उन्हें मार डालें और उनकी सारी संपत्ति अपने अंदर समाहित कर लें। वे आपकी सूची में एक पात्र बन जाएंगे और आप कभी भी उनके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। कोई भी वस्तु या कौशल इस छद्म रूप को नहीं देख पाएगा, लेकिन 3 बार बदलने के बाद उस पात्र का स्थान गायब हो जाएगा। तारांकन कौशल 1। तारांकन जीवन एक मंच है। तारांकन आप अधिकतम 3 वैकल्पिक पात्रों को संग्रहित कर सकते हैं। तारांकन कौशल 2। तारांकन अभिनेत्री में हूँ। तारांकन आप किसी भी देखे गए कौशल की नकल कर सकते हैं, लेकिन इसकी शक्ति मूल की केवल 20% होगी। यह उसकी पिछले जन्म की दिव्य प्रतिभा थी। अपने पिछले जीवन में इस कौशल के कारण लोपेज, टेलर और वाइट परिवारों ने उसका पीछा किया था और इन 3 प्रमुख ताकतों द्वारा पीछा किए जाने के बावजूद इसने उसे इतने लंबे समय तक पकड़ से बचने में मदद की थी। यह एक ग्रेड कौशल था, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो इसके प्रभाव एस ग्रेड कौशल के बराबर हो सकते थे। शक्तिशाली लोगों के लिए यह अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान था। कल्पना कीजिए कि आप किसी परिवार के मुखिया या शहर के शासक का रूप धारण कर रहे हैं। इसके निहितार्थ बहुत बड़े थे, लेकिन अब जब उसे दोबारा शुरुआत करने का मौका मिला है तो वह कुछ बेहतर करना चाहती है। रीटा ने तुरंत अपना चरित्र हटा दिया और उसे पुनः निर्मित किया। यह कोई लापरवाही नहीं थी।
एक इंटरव्यू में पिछले जन्म में दबदबा बनाने वाले एक व्यक्ति ने स्वीकार किया कि जब उसने बीटा टेस्ट में भाग लिया था तो वह अपनी प्रतिभा से संतुष्ट नहीं था, इसलिए उसने अपने किरदार को कई बार हटाया और फिर से बनाया, जब तक कि उसे कुछ अच्छा नहीं मिल गया, जिससे उसके पास गेम खेलने के लिए बहुत कम समय बचा। खेल के समय की तुलना में सही प्रतिभा का चयन अधिक महत्वपूर्ण था, यह उसके भाग्य का फैसला कर सकता था। रीता लगातार पात्रों का निर्माण और विलोपन करती रही, प्रतिभाओं का चित्रण करती रही, और यदि वे उसकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो उन्हें पुनः हटा देती रही। कई प्रतिभाओं ने उसे लुभाया। तारांकन ब्रोकर ग्रेड 1 तारांकन आप खरीदारों और विक्रेताओं के बीच लेनदेन में मध्यस्थता करके 5% कमीशन ले सकते हैं। तारांकन कौशल 1 तारांकन जीवन में सबसे अच्छी चीजें मुफ्त नहीं होती। तारांकन यदि लेन देन वस्तु विनिमय है तो आपके पास किसी वस्तु के कौशल की नकल करने और उसे अपने चरित्र के कौशल में से एक में बदलने का 5% मौका है। तारांकन कौशल 2 तारांकन चलो एक सौदा करते हैं। तारांकन यदि दोनों पक्ष आपको दरकिनार करने का प्रयास करते हैं तो आप इस कौशल का उपयोग करके लेनदेन से कम मूल्य वाली वस्तु को स्वचालित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। तारांकन आरोहण ग्रेड 1 तारांकन आप किसी वस्तु का स्तर बढ़ाकर उसे बेहतर बना सकते हैं, जिसका उपयोग प्रत्येक 30 प्राकृतिक दिनों में एक बार किया जा सकता है। तारांकन लाइट फिंगर्स ग्रेड 1 तारांकन आप कुछ भी चुरा सकते हैं, वस्तुएं, विशेषताएं, यहाँ तक कि प्रतिभाएं भी, लेकिन आप किसी भी व्यक्ति से केवल एक बार ही चोरी करने का प्रयास कर सकते हैं, चाहे सफलता मिले या असफलता। पकड़े न जाने की कुंजी लालच से बचना है। तारांकन कौशल 1 तारांकन ये परिचित लगता है। तारांकन आपके पास अपने लक्ष्य से एक वस्तु चुराने का 10% मौका है। आपके पास एक यादृच्छिक विशेषता से एक अंक चुराने का 5% मौका है। तारांकन कौशल 2 तारांकन भाग्य की अवहेलना करो और मैं चोर भगवान बन जाऊंगा। तारांकन आपके पास अपने लक्ष्य की प्रतिभा को चुराने का 0.05% मौका है। रीता बहुत देर तक लाइट फिंगर्स पर टिकी रही। ये बहुत लुभावना था। उसकी हिचकिचाहट किसी नैतिक आरक्षण के कारण नहीं थी। खेल के आक्रमण के बाद वह लगभग प्रतिदिन लोगों को मारती थी, तो उसकी तुलना में चोरी क्या थी। कम संभावनाओं के बावजूद ये कौशल निस्संदेह आकर्षक था। वह कई ऐसी चीज़ों के बारे में जानती थी जिनसे सफलता की संभावना बढ़ सकती थी। फायदे नुकसान पर विचार करने के बाद रीटा ने आखिरकार ऐसा न करने का फैसला किया। ये हुनर बहुत खतरनाक था और दूसरे खिलाड़ियों की दुश्मनी का कारण बन सकता था, और इसके अलावा ये दिव्य प्रतिभा उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं ला सकती थी। चरित्र विलोपन और पुनर्निर्माण के कई दौर के बाद उसने अंततः पहली बार तारों भरे आकाश में अपनी ओर एक चांद को आते देखा। उसके मन में एक आवाज गूंजी, लालची, संयमी और भेष बदलने में निपुण, तुम मनुष्यों के बीच चोर भगवान के रूप में चलने के योग्य हो। तारांकन चोर भगवान ग्रेड एस तारांकन आप दुनिया की कोई भी चीज़ चुरा सकते हैं, वस्तुएं, गुण, प्रतिभाएं, यहाँ तक कि जान भी। केवल एक चोर ही लालच से इनकार करेगा, लेकिन चोर भगवान को चोरी करना उतना ही प्रिय है जितना कि जान। अगर किसी के पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपको चाहिए तो रुकने का कोई कारण नहीं है। आप इस कौशल का उपयोग एक ही व्यक्ति पर बार बार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे प्रयास के बाद प्रत्येक चोरी से आपको अपने स्वास्थ्य का 20% नुकसान होगा। तारांकन कौशल 1 तारांकन मुझे ये और यह चाहिए। तारांकन आपके पास अपने लक्ष्य से कोई वस्तु या धन चुराने की 20% संभावना है और उनके उच्चतम गुण से एक अंक चुराने की 10% संभावना है। आप अपने से कम जीवन स्तर वाले प्राणियों से चोरी नहीं कर सकते। चोर देवता कभी कमजोर लोगों को नहीं धमकाते। तारांकन कौशल 2 तारांकन चोर देवता की चोरी, जो डकैती भी हो सकती है। तारांकन माफ कीजिए, मैंने आपका सब कुछ चुरा लिया। माफी चाहता हूँ। अपने लक्ष्य की दिव्य प्रतिभा चुराने के लिए चोर देवता के नाम पर दांव लगाए। ये कौशल चोर देवता के जीवनकाल में केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर चुराई गई दिव्य प्रतिभा एस ग्रेड से ज्यादा है तो चोरी विफल हो सकती है। तारांकन कौशल 3 तारांकन भेष बदलें। तारांकन एक नई पहचान बनाएं। आप अस्थायी रूप से अपना रूप, शरीर और गंध बदल सकते हैं और कोई भी वस्तु या कौशल इस भेष को नहीं देख पाएगा। भेष बदलने की अवधि 1 घंटे है और कूलडाउन 6 घंटे का है। तारांकन कौशल 4 तारांकन हम, वह कहाँ गया। निष्क्रिय तारांकन एक सफल चोरी के बाद लक्ष्य अस्थायी रूप से भूल जाएगा कि चोरी की गई वस्तु कभी उनकी थी। उन्हें एक दिन बाद ही एहसास होगा कि कुछ गायब है। उस समय रीता ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रतिभा को चुन लिया। 5 मिनट पहले चोर होना कोई बड़ी बात नहीं है ना। तारांकन 5 मिनट बाद, मुझे ये चाहिए। तारांकन सभी एस क्लास प्रतिभाएं अद्वितीय और अत्यंत दुर्लभ हैं। उसके पिछले जीवन में खेल के आक्रमण के दूसरे वर्ष के दौरान विभिन्न रैंकिंग सूचियां जारी की गईं।
शीर्ष 100 लड़ाकों की सूची में लगभग 80% खिलाड़ियों की जानकारी वस्तुओं या प्रतिभाओं के माध्यम से उजागर हो गई थी, जबकि शेष 20% किसी न किसी तरह अपनी जानकारी छिपाने में कामयाब रहे। उन लगभग 80 लोगों में से केवल 2 में एस क्लास प्रतिभा थी और दोनों ही सूची में शीर्ष 10 में थे। और दोनों ही मुख्य पुरुष पात्र से जुड़ी हुई थी, एक उसका भाई था, दूसरी उसकी दूसरी पत्नी। ऐसा लग रहा था मानो एस क्लास की दिव्य प्रतिभाएं केवल पुरुष प्रधान की टीम के लिए ही आरक्षित थीं। भले ही वह अगले साल खुद को विकसित न कर पाए, उसे यह हुनर तो हासिल करना ही था। यह हुनर उसे तेजी से आगे बढ़ने और अपने दुश्मनों को कुचलने में मदद करेगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे हुनर को लेकर उसके पास एक बेहद साहसिक विचार था। जब तक रीटा ने प्रतिभा चुनी और खेल में प्रवेश किया, तब तक सुबह के 4 बज चुके थे। जब से उसने एस क्लास प्रतिभा चुनी थी, तब से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका चरित्र एक हलचल भरे लेकिन उदास शहर में जन्मा था, जो पीले चेहरे वाले मरे हुए लोगों से घिरा हुआ था, जिससे पता चलता है कि यह मरे हुए लोगों की जाति का मुख्य शहर था। तारांकन तारांकन चरित्र तारांकन तारांकन मुझे परवाह नहीं, स्तर 0% तारांकन तारांकन दिव्य प्रतिभा तारांकन तारांकन चोर भगवान एस क्लास तारांकन तारांकन रेस तारांकन तारांकन मरे हुए तारांकन तारांकन नस्लीय प्रतिभाएं तारांकन तारांकन मरे हुए की इच्छा दावत तारांकन तारांकन स्वास्थ्य तारांकन तारांकन 100/100 तारांकन तारांकन मन तारांकन तारांकन 100/100 तारांकन तारांकन शक्ति तारांकन तारांकन 5 तारांकन तारांकन संविधान तारांकन तारांकन 6 तारांकन तारांकन खुफिया तारांकन तारांकन 10 तारांकन तारांकन चपलता तारांकन तारांकन 11 तारांकन तारांकन भाग्य तारांकन तारांकन 8 तारांकन तारांकन करिश्मा तारांकन तारांकन 9। इन बुनियादी विशेषताओं के अलावा अधिक विस्तृत आंकड़े भी थे, जैसे कि क्रिटिकल हिट रेट, क्रिटिकल क्षति, हिट रेट, कूलडाउन रिडक्शन और अन्य उन्नत विशेषताएं। उस समय उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता ये थी कि वह पैसे कैसे कमाए और कौशल कैसे सीखें। रीटा अपने सबसे नज़दीकी एनपीसी के पास गई, जिसके सिर पर एक प्रश्न चिन्ह लगा था। थोड़ी बातचीत के बाद उसे शहर के चूहों को भगाने का एक मिशन मिला, जिसके इनाम में 10 तांबे के सिक्के थे। हालांकि रीटा बहुत कम खेल खेलती थी, लेकिन उसे हमेशा कुशलता से काम करना पसंद था। उसने पहले पूरे शहर का चक्कर लगाया और हर संभव काम स्वीकार किया, चूहों को मारने से लेकर संदेश पहुंचाने तक, और लाश के कीड़ों की रोटी खरीदने जैसे काम भी। जब उसके कामों की सूची पूरी हो गई तो उसने उन्हें पूरा करना शुरू कर दिया। संदेश पहुंचाने जाते हुए उसने चूहे मारे, लाश के कीड़ों की रोटी खरीदने जाते हुए उसने लोहार के लिए पेय पदार्थ लिया, वगैरह। 1 घंटे में उसने 17 खोज पूरी की, 2 चांदी के सिक्के और 1 घिसा पिटा थैला कमाया, जो 6 खांचों वाला एक स्थानिक थैला निकला, जिसमें एक खांचे में 99 तक समान वस्तुएं रखी जा सकती थीं। लेकिन ये उसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं थीं। पिछले 1 घंटे में सिर्फ खोज पूरी करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय रीटा सड़कों पर घूमते हुए हर एनपीसी पर अपनी चोर भगवान वाली प्रतिभा का इस्तेमाल कर रही थी। 20% और 10% की संभावनाएं काफ़ी कम थीं। इसका मतलब यह नहीं था कि 100 लोगों से चोरी करने पर 20 सफलताएं मिलना तय था। संभावनाएं भाग्य की तरह अप्रत्याशित हो सकती हैं। कभी कभी आप हर बार सही निशाना साधते हैं, तो कभी कभी सफलता की दर इतनी कम होती है कि आप अपने अस्तित्व पर ही सवाल उठाने लगते हैं। रीटा को यकीन नहीं था कि यह पहले चोर देवता प्रतिभा हासिल करने के भाग्य का नतीजा था, लेकिन कम से कम 100 एनपीसी पर इस कौशल का इस्तेमाल करने के बावजूद उसे केवल 3 बार ही सफलता मिली। 8 के भाग्य आंकड़े के साथ उसे केवल 3 बार ही सफलता मिली। हालांकि पुरस्कार पर्याप्त है। तारांकन तारांकन रूनिक पाउच तारांकन 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 पैसे का बैग तारांकन 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 एक चपलता बिंदु तारांकन तारांकन। रूनिक पाउच हथेली के आकार का बारीकी से बनाया गया एक बैग था, जिसमें 24 स्लॉट थे, जिसे रीटा ने तुरंत लगा दिया। हर किरदार की कमर पर एक उपकरण स्लॉट और 2 पाउच स्लॉट थे। उसने दोनों पाउच लगा दिए और बाद में उन्हें असली दुनिया में लाने की योजना बनाई। धन की थैली में 18 सोने के सिक्के थे। सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों की विनिमय दर 1:100 थी। पिछले जन्म में अपनी प्रतिभा से 3 साल तक तरह तरह के पाप करने के बाद भी उसकी मृत्यु के समय उसके खाते में मुश्किल से 300 से ज़्यादा सोने के सिक्के थे। इससे पता चलता है कि सोना कितना कीमती था। अपनी सभी खोजें जमा करने के बाद रीटा ने कोई नई खोज स्वीकार नहीं की। इसके बजाय वह सीधे कौशल सीखने चली गई। सिर्फ 7 घंटे के खेल समय के साथ लेवल बढ़ाने से वह ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती। उसके पिछले जीवन में जो लोग जल्दी शुरुआत करके टॉप 100 में पहुंच जाते थे, चाहे उनकी प्रतिभा बी क्लास या सी क्लास ही क्यों न हो, वे बीटा के दौरान दूसरी जातियों से कौशल सीखकर ऐसा करते थे।
खेल के आक्रमण के बाद ये नस्लीय कौशल दूसरी जातियों से सीखना असंभव हो गया। ऐसा नहीं है कि मनुष्यों के पास पेशेवर कौशल नहीं थे, लेकिन उन्हें सीखने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता थी। हालांकि बीटा परीक्षण के दौरान चीजें अलग थीं। जब एक दुनिया खेल के रूप में दूसरी दुनिया में लंगर डालती है तो कई चीजें बेहद सरल हो जाती हैं, जबकि अन्य जातियों को इन व्यावसायिक कौशलों को सीखने में आमतौर पर समय, धन और प्रयास की आवश्यकता होती है। इस संक्षिप्त 7 घंटे की अवधि में खेल की दुनिया में उन्हें सीखने के लिए केवल एक प्रगति पट्टी को पूरा करना आवश्यक था। अब जबकि उसके किरदार को एनपीसी ने एक साथी जाति का सदस्य मान लिया था, रीटा आसानी से पैसों का इस्तेमाल करके उनसे कई हुनर सीख सकती थी। अगर वह सिर्फ बुनियादी हुनर ही सीख पाती तो भी यह एक बड़ी दौलत होती। हाथ में पैसे लेकर रीटा सीधे अपने गंतव्य की ओर चल पड़ी। चरित्र पैनल में केवल 2 व्यावसायिक कौशल स्लॉट दिखाए गए थे, जिसका अर्थ था कि वह केवल 2 व्यवसाय ही सीख सकती थी, लेकिन जीवन कौशल पर कोई सीमा नहीं थी। अपना रास्ता बनाते हुए उसने हर जीवन कौशल सीखा जो वह पा सकती थी। तारांकन खाना पकाना बेसिक, तारांकन मछली पकड़ना बेसिक, तारांकन प्राथमिक चिकित्सा बेसिक, तारांकन। एक पल में रीटा एक ऐसी महिला से जो खाना नहीं बना सकती थी, एक बेहतरीन शेफ बन गई। अब वह कुकिंग स्किल से जो खाना बना सकती थी उससे उसके गुणों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी भी हुई। उसने सभी उपलब्ध रेसिपीज सीखने के लिए एक सोने का सिक्का खर्च करने में भी संकोच नहीं किया। तारांकन फर्स्ट एड, तारांकन से उसे पट्टियां बनाने की सुविधा मिली। हालांकि खेल के आक्रमण के बाद पृथ्वी पर आधुनिक चिकित्सा इससे कहीं ज्यादा उन्नत हो गई थी, फिर भी इसे सीखना कुछ न सीखने से बेहतर था। खेल की दुनिया में कई पेशेवर कौशल थे जिन्हें मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था: संग्रहण, जड़ी बूटी खनन, शिल्पकला, रसायन विज्ञान, सिलाई, इंजीनियरिंग, आभूषण कला, चमड़े का काम, लोहारी और सेवा, जादू, शिलालेख। रीटा ने संग्रह या सेवा व्यवसायों पर विचार नहीं किया। पूर्व को आसानी से प्रतिस्थापित किया जा सकता था क्योंकि राक्षसों से कई सामग्रियां लूटी जा सकती थीं और बाद वाले में उच्च कमाई की संभावना नहीं थी। रीटा ने कीमिया की दुकान में प्रवेश किया और बुनियादी कीमिया सीखने के लिए 5 स्वर्ण सिक्के खर्च किए। इससे 8 औषधियां अनलॉक हुईं। तारांकन बुनियादी उपचार औषधि, तारांकन बुनियादी मन औषधि, तारांकन जल श्वास औषधि, तारांकन बुनियादी अदृश्यता औषधि, तारांकन बुनियादी शक्ति औषधि, तारांकन बुनियादी चपलता औषधि, तारांकन बुनियादी संविधान औषधि, तारांकन बुनियादी बुद्धि औषधि, तारांकन। उसके पिछले जीवन में एक कीमिया नुस्खा 500 से ज्यादा सोने में बिक सकता था। शीर्ष 100 सबसे धनी खिलाड़ियों में गिल्ड नेताओं और खेल के आक्रमण से पहले ही धनी खिलाड़ियों को छोड़कर सबसे धनी व्यक्तियों ने केवल 700 से ज्यादा सोने के सिक्के ही जमा किए थे। शेष 13 स्वर्ण सिक्के बचा होने के कारण रीटा ने शेष सिक्कों को बुनियादी स्तर पर हर संभव रसायन विद्या सीखने में खर्च किया। 37 कीमिया विधियां सीखने के बाद उसके खाते में 6 स्वर्ण सिक्के रह गए। फिर वह तारांकन बेसिक हीलिंग पोशन, तारांकन बनाने की सामग्री खरीदने के लिए हर्बलिस्ट की दुकान पर गई। इतने बड़े शहर में सबसे बुनियादी औषधियों के लिए जरूरी जड़ी बूटियां महंगी नहीं थीं। एक तारांकन बेसिक हीलिंग पोशन, तारांकन 1 चांदी के सिक्के में बिकता था, जबकि उसे बनाने वाली जड़ी बूटियों की कीमत 50 तांबे के सिक्के थी। रीटा ने बेसिक हीलिंग पोशन के लिए जड़ी बूटियों के 400 सेट और बेसिक मन पोशन के लिए 400 सेट खरीदने के लिए 4 सोने के सिक्के खर्च किए। शेष पैसों से उसने 3 बेसिक इनविजिबिलिटी पोशंस के लिए सामग्री खरीदी। तब तक सुबह के 5:32 बज चुके थे। वह फिर से कंगाल हो गई। खेल सुबह 9:22 बजे बंद हो गया और उसके पास 4 घंटे से भी कम समय बचा था। अपने पिछले जन्म में उसने एक बहुत ही विशिष्ट औषधि बनाने की विधि सीखी थी। खेल में विधि सीखने के बाद वह खिलाड़ी के दिमाग में इस तरह बैठ जाती थी मानो कोई कुशल रसायनज्ञ उनके दिमाग में एक वीडियो ट्यूटोरियल चला रहा हो और उन्हें कदम दर कदम मार्गदर्शन दे रहा हो। फिर खिलाड़ी निर्देशों का पालन कर सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी ऑनलाइन वीडियो से खाना बनाना सीखते हैं। लेकिन अब जबकि उसका किरदार अभी भी खेल में था, रीटा को बस एक बटन क्लिक करके पोषण बनाना था। प्रोग्रेस बार तेजी से आगे बढ़ा और 1 सेकंड से भी कम समय में वह एक बोतल बना सकती थी। रीटा दौड़कर कीमिया की दुकान के कोने में रखे एक बर्तन के पास गई और उसमें शिल्पकला शुरू कर दी। सुबह के 6 बजे रीटा पहले ही जड़ी बूटियों के सभी 800 सेट इस्तेमाल कर चुकी थी। शुरुआत में कम दक्षता के कारण वह कभी कभी औषधियां बनाने में असफल हो जाती थी, लेकिन जैसे जैसे वह और कुशल होती गई, असफलताएं बंद हो गईं।
अब उसके बैग में 397 बोतलें तारांकन बेसिक हीलिंग पोशन तारांकन 392 बोतलें तारांकन बेसिक मैना पोशन तारांकन और 3 बोतलें तारांकन बेसिक इनविजिबिलिटी पोशन तारांकन थीं। वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती थी, केवल तभी थोड़ी देर के लिए रुकती थी जब कोई अपरिचित ग्राहक दुकान में प्रवेश करता था और तब वह उनसे चोरी कर लेती थी। 803 सफल शिल्पों ने उसकी कीमियागिरी कौशल को इंटरमीडिएट तक पहुंचा दिया था। अब वह अपनी कीमियागिरी कौशल को उन्नत कर सकती थी और नई रेसिपी सीख सकती थी। लेकिन वहाँ एक था, समस्या ये थी कि वह फिर से दिवालिया हो गई थी और उसे एनपीसी से कुछ और उधार लेने की ज़रूरत थी। वह कीमिया की दुकान वाले को 700 से ज़्यादा औषधियाँ बेच सकती थी, लेकिन जहाँ एक एक औषधि एक चांदी के सिक्के की कीमत पर बिक रही थी, वहीं उसकी वापसी कीमत सिर्फ 80 तांबे के सिक्के थे। अगर वह सब कुछ बेच भी देती तो उसे सिर्फ 6 से थोड़े ज़्यादा सोने के सिक्के ही मिलते, जबकि अपनी कीमिया कला को इंटरमीडिएट तक अपग्रेड करने में 100 सोने के सिक्के लगते। बाल्टी में एक बूंद, ऐसा लगता है कि उसे फिर से सड़क चोर बनना पड़ा, या यूं कहें कि चोर भगवान। रीटा फिर से मरे हुओं की राजधानी में घूमी, जहां भी मौका मिला खोज करती रही और हर एनपीसी पर अपनी चोर देवी प्रतिभा का इस्तेमाल करती रही। उसने गश्त कर रहे पहरेदारों को भी निशाना बनाया और कोने में बैठे भिखारी को भी नहीं छोड़ा। आखिर कौन जानता था कि वह कोई छिपा हुआ गुरु हो। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक रीटा ने यही सिलसिला जारी रखा। खेल बंद होने में बस 2 घंटे से ज़्यादा का समय बचा था और आखिरकार उसने खेल बंद कर दिया। एक कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट हासिल करने के अलावा अब उसके पास लेवल 40 का बैंगनी धनुष भी था। उसने इसे सराय मालिक से चुराया था। बिना किसी हिचकिचाहट के रीटा सीधे हथियार की दुकान पर गई और उसे बेच दिया। दुकानदार धनुष को साफ पहचान गया था और बार बार संवाद बॉक्स में जोर देकर कह रहा था कि उसे खरीदना कितना जोखिम भरा है। लेकिन रीटा अड़ी रही और उसने उसकी कीमत 3000 स्वर्ण से घटाकर 1000 कर दी और उससे कम करने से इनकार कर दिया। वह जानती थी कि जो भी यह वस्तु खरीदेगा उसे मुश्किल में फंसाया जाएगा। 5 मिनट की बहस के बाद जब रीटा अपनी कीमत थोड़ी कम करने पर विचार कर रही थी, तभी लेनदेन सफल हो गया। रीटा ने तुरंत अपने किरदार को कीमिया मास्टर के पास वापस भेज दिया और अपनी कीमिया कौशल को इंटरमीडिएट तक अपग्रेड करने के लिए 100 स्वर्ण पदक खर्च किए। फिर उसने सभी उपलब्ध नुस्खे सीखे, जिसके लिए उसे 200 स्वर्ण पदक और खर्च करने पड़े। इसके बाद रीटा शहर के आधे हिस्से से होते हुए गोबलिन जिले में पहुंची, जहां उसे एक गोबलिन इंजीनियर मिला जो उसके घुटने से थोड़ा ही लंबा था और उसने उससे इंजीनियरिंग सीखी। यह एक सोच समझ कर लिया गया फैसला था। चाहे वह आभूषण निर्माण हो, चमड़े का काम हो या सिलाई का काम हो, इन सभी व्यवसायों में उपकरण बनाना शामिल था और जब तक उसके पास सामग्री हो तब तक वह ये काम कर सकती थी। लेकिन उसका समय कीमती था और शुरुआती स्तर पर बनाए गए उपकरणों का व्यावहारिक उपयोग सीमित था। खेल के आक्रमण से पहले उसे इसकी ज़रूरत नहीं थी और बाद में ये जल्दी ही अप्रचलित हो जाता। हालांकि इंजीनियरिंग उसकी वर्तमान स्थिति के लिए बहुत उपयोगी थी। शुरुआती स्तर पर भी वह आग्नेयास्त्र, गोलियां और विस्फोटक बना सकती थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह जानती थी कि तारांकन प्रिपेयर रोबोट तारांकन का ब्लूप्रिंट कहाँ से मिलेगा, लेकिन ये सीखने के लिए उसके इंजीनियरिंग कौशल को उन्नत स्तर तक पहुंचने की ज़रूरत थी। रीटा ने जल्दी से पैसे दिए और इंजीनियरिंग सीखी, फिर तुरंत ही सारी रेसिपी सीख लीं। उसने 10 आग्नेयास्त्र, 500 गोलियां और 100 बैग कम गुणवत्ता वाले विस्फोटक बनाने के लिए सामान खरीदा। गॉबलिन के कार्यक्षेत्र का उपयोग करते हुए उसने जल्दी से 10 बंदूकें, 5000 गोलियां और कम गुणवत्ता वाले विस्फोटकों के 100 पैकेट तैयार कर लिए, जिससे उसकी इंजीनियरिंग कौशलता इंटरमीडिएट स्तर पर पहुंच गई। अपग्रेड करने के बाद उसने फिर से उपलब्ध सभी ब्लूप्रिंट सीख लिए। केवल 300 स्वर्ण शेष होने पर वह हर्बलिस्ट की दुकान पर वापस लौटी और उसे जड़ी बूटियों पर खर्च कर दिया तथा अपनी सूची में शेष बचे प्रत्येक स्थान को भर लिया। इस समय सुबह के 8:45 बज चुके थे। असल दुनिया में रिक अभी भी जमीन पर लेटा खर्राटे ले रहा था और वह दरवाजे के बाहर सैमुअल और स्कारलेट की बातें सुन सकती थी। रीटा रिक के कमरे के बाथरूम में गई, नल खोल दिया ताकि ऐसा लगे कि वह नहा रहा है और फिर वापस आकर बिस्तर के पास बैठ गई। उसने अपने पात्र को मरे हुए शहर के केंद्र की ओर निर्देशित किया, जो शासक के महल की ओर जा रहा था। शांतिपूर्ण समय के विपरीत पारलौकिक जातियां सदियों से युद्ध और लूटपाट करती आ रही थीं, जहां शक्ति का बोलबाला था। रीटा को नहीं पता था कि पारलौकिक जातियों के कितने शहर थे या उनकी पदानुक्रमिक संरचना कैसी थी, लेकिन वह जानती थी कि केवल शक्तिशाली लोग ही नगर स्वामी बन सकते हैं। उपन्यासों में पाए जाने वाले अयोग्य कुलीन लोग वहां नहीं होंगे। यहाँ तक कि उसकी दुनिया में भी खेल के आक्रमण के बाद सब कुछ बदल जाने के बाद हर नगर स्वामी लीडरबोर्ड पर शीर्ष रैंक वाला व्यक्ति था। हालांकि शक्तिशाली व्यक्तियों को पोषित करने के लिए संसाधनों को केंद्रित करने में अभिजात वर्ग के पास ज्यादा लाभ था, फिर भी अंततः शक्ति ही तय करती थी कि सत्ता किसके पास है।
नगर के शासकों को प्रभावशाली गुटों की बात सुननी पड़ती थी, लेकिन अंतिम शक्ति हमेशा सबसे शक्तिशाली के पास ही रहती थी। 8:52 पूर्वाह्न। रीटा के किरदार को आलीशान महल के बाहर गार्डों ने रोक दिया। एक डायलॉग बॉक्स सामने आया और रीटा ने टाइप किया, एंकर पॉइंट में कोई समस्या है। जब वह पहले बैंगनी हथियार बेच रही थी तो उसने महसूस किया कि खेल ने स्वचालित रूप से उसकी भाषा को मरे हुओं की भाषा में अनुवादित कर दिया। पहरेदारों ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन इस शोरगुल ने एक उच्च पदस्थ पहरेदार का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचा। रीटा ने वही संदेश दोबारा टाइप किया तो उसे महल में लाया गया। काले कवच पहने मरे हुए नगर का स्वामी महल के शीर्ष पर सिंहासन पर बैठा था। एक संवाद बॉक्स प्रकट हुआ, आप कहते हैं कि एंकर पॉइंट में कोई समस्या है। 9:13 पूर्वाह्न। रीटा ने डायलॉग बॉक्स में टाइप किया, हाँ, मैं अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हूं ताकि मेरे पास जो जानकारी है वह सही हो, लेकिन मुझे इनाम चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रीटा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप इंतजार करती रही। शासक को शायद वह पहले से ही एक मृत व्यक्ति लग रही थी, और मृत लोगों को अक्सर रियायत मिल जाती है। जल्द ही एक उच्च पदस्थ गार्ड उसके पास आया और उसे एक वस्तु दी। जब उसने जांच की तो वह स्वर्ण था। छी! रीटा को उपकरण की उम्मीद थी, लेकिन ये तो बस कुछ अतिरिक्त लूटने का एक त्वरित प्रयास था, वह ज्यादा नखरेबाज नहीं थी। 9:17 पूर्वाह्न। रीटा ने लिखा, ये गोपनीय है। मैं केवल नगर स्वामी को ही सीधे बताना चाहती हूँ। उसने अपने किरदार को नगर स्वामी के और करीब पहुंचाया। लेवल 99 के नगर स्वामी के लिए उसका लेवल 1 का किरदार चींटी जितना तुच्छ था, इसलिए किसी ने उसे रोका नहीं। सुबह 9:20 बजे। ये पात्र मरे हुए नगर के स्वामी के बगल में खड़ा था। 9:21 पूर्वाह्न। उसने तारांकन चोर भगवान की चोरी, जो डकैती भी हो सकती है, तारांकन का उपयोग करने के लिए क्लिक किया। तारांकन चोर भगवान के नाम पर दांव लगाते हुए आप भूत शहर के मरे हुए शहर के स्वामी और लॉफ्टी फ्लैश की दिव्य प्रतिभा को चुराने का प्रयास करते हैं। तारांकन चोरी सफल रही, लक्ष्य की दिव्य प्रतिभा का स्तर बहुत अधिक है, चोरी बाधित। तारांकन आप मर चुके हैं। तारांकन तुरंत ही फोन की स्क्रीन काली हो गई, मानो बैटरी खत्म हो गई हो और वह पूरी तरह से बंद हो गया हो। रीटा ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 9:22 बज रहे थे और सेकंड की सुई अभी अभी 12 के पार हुई थी। ठीक 7 घंटे। फोन से एक चटक सी आवाज आई, पहले स्क्रीन से, फिर अंदरूनी हिस्सों से, और आखिरकार वो अपने आप जल उठा। रीटा ने उसे झट से जमीन पर फेंक दिया और कुछ ही सेकंड में वो काले धुएं के गुबार में बदल गया और हवा में ऐसे बिखर गया मानो वो कभी था ही नहीं। तभी फर्श पर एक बैग, एक घिसी हुई थैली और एक सिक्कों वाला पर्स दिखाई दिया। उसी समय रीटा के मन में एक परिचित चरित्र का चित्र उभर आया। तारांकन चरित्र। तारांकन मुझे परवाह नहीं, स्तर 0.001%। तारांकन दिव्य प्रतिभा। तारांकन चोर भगवान एस क्लास। तारांकन दिव्य प्रतिभा। तारांकन अमर SS क्लास अपूर्ण। तारांकन जाति। तारांकन मानव। तारांकन नस्लीय प्रतिभाएं। तारांकन मरे हुए की इच्छा, दावत। तारांकन स्वास्थ्य। तारांकन 100/100। तारांकन मन। तारांकन 100/100। तारांकन शक्ति। तारांकन 5। तारांकन संविधान। तारांकन 7। तारांकन खुफिया। तारांकन 10। तारांकन चपलता। तारांकन 12। तारांकन भाग्य। तारांकन 8। तारांकन करिश्मा। तारांकन 9। तारांकन उपलब्ध विशेषता अंक। तारांकन 0। SS क्लास टैलेंट को देखकर रीटा की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। हालांकि वह अधूरा था, वह देख सकती थी कि टैलेंट के अंतर्गत 5 में से 3 स्किल चमक रहे थे और सिर्फ 2 धूसर हो गए थे। एक SS क्लास टैलेंट, अगर वह सिर्फ एक स्किल चुरा भी पाती तो भी वह उसके लायक होता। उसकी S क्लास थीफ गॉड टैलेंट की तुलना में एक भी स्किल बेकार नहीं थी। रिक को देखते हुए, जो अभी भी पास में ही गहरी नींद में सो रहा था, वह अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोक पाए। उसने जल्दी से दोनों बैग अपने कपड़ों के अंदर रख लिए। सिक्कों वाला पर्स एक जगह पर था। जब उसने ध्यान दिया तो उसे ठीक अंदाजा हो गया कि पर्स में कितने सोने के सिक्के हैं। रीटा ने रिक का फोन उठाया, उसके फिंगरप्रिंट से उसे अनलॉक किया और पुष्टि की कि उसके फोन में गेम नहीं है। फिर उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और हमेशा की तरह उसे सुला दिया और कमरे से बाहर चली गई। नीचे सैमुअल और स्कारलेट नाश्ता बना रहे थे। रीटा सीढ़ियों के पास खड़ी चुपचाप सुन रही थी। स्कारलेट शिकायत कर रही थी कि सैमुअल ने रिक को रीटा के लिए एक विला खरीदने और उसे उसके नाम करने की इजाज़त क्यों दी।
सैमुअल ने धीरे से जवाब दिया, ये तर्क देते हुए कि उन्हें लंबे समय के बारे में सोचना चाहिए। रीटा बहुत पैसा कमा सकती है और एक विला की कीमत सिर्फ 3 करोड़ है। इतने सालों में रीटा कम से कम 7 करोड़ घर ला चुकी थी। रीटा चुपचाप सुनती रही जब तक कि उन्होंने विषय बदल नहीं दिया, फिर भावशून्य होकर अपने कमरे में लौट गई। तभी उसने अपनी नई दिव्य प्रतिभा का परीक्षण किया, लेकिन इससे पहले कि वह नई तारांकन प्रतिभा का पूरी तरह से निरीक्षण कर पाती, उसने कुछ अजीब बात देखी। तारांकन कौशल 2 तारांकन चोर देवता की चोरी, जो डकैती भी हो सकती है। माफ़ कीजिए, मैंने आपका सब कुछ चुरा लिया। माफ़ी चाहता हूँ। अपने लक्ष्य की दिव्य प्रतिभा चुराने के लिए चोर देवता के नाम पर दांव लगाए। ये कौशल चोर देवता के जीवनकाल में केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तारांकन चोर भगवान तारांकन के अंतर्गत दूसरा कौशल अभी भी सक्रिय था। अपने पिछले जीवन में उसने पहले भी कूलडाउन वाले कौशल और वस्तुओं का इस्तेमाल किया था। जब कोई कौशल या वस्तु कूलडाउन पर होती थी तो वह धूसर हो जाती थी और अनुपयोगी हो जाती थी। अगर कोई एक बार इस्तेमाल होने वाली वस्तु खत्म हो जाती थी तो वह हमेशा के लिए हल्के धूसर रंग की हो जाती थी, यानी अब वह कचरा हो गई थी। लेकिन ये कौशल अभी भी सक्रिय क्यों था? जीवन में केवल एक बार। क्या खेल में उसके चरित्र की मृत्यु को अंत माना गया? अपने जीवन का। इसलिए तो इसका मतलब ये हुआ कि वह इस दैवी प्रबल प्रतिभा का पुनः उपयोग कर सकती है। रीता ने आंखें बंद कर लीं और गहरी सांसें लेते हुए शांत होने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह शांत नहीं हो पाए। अपने फैसले के लिए वह पहले कभी इतनी आभारी नहीं हुई थी। जैसा कि एस क्लास प्रतिभा से उम्मीद की जाती है, चोर भगवान। वह अपने बिस्तर के पास रखे मिनी फ्रिज के पास गई, बर्फ के पानी की एक बोतल उठाई और उसे एक ही घूंट में गटक गई। जब वह पूरी तरह शांत हो गई तो उसने आखिरकार नई तारांकन दिव्य प्रतिभा खोली। तारांकन अमर एसएस क्लास तारांकन। आप स्वयं मृत्यु हैं। तारांकन कौशल 1, मेरा इंतजार करो, मैं वापस आऊंगा। तारांकन मृत्यु के बाद आपका शरीर बेतरतीब ढंग से एक भूमिगत ताबूत में प्रकट होगा और 7 प्राकृतिक दिनों के बाद पुनर्जीवित हो जाएगा। ये प्रभाव हर 365 दिनों में केवल एक बार ही सक्रिय हो सकता है। तारांकन कौशल 2, केवल मृत्यु आज्ञा मानते हैं। तारांकन आप अपने हाथों से मरे किसी भी प्राणी को नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित प्राणियों की अवधि और संख्या आपके मन पर निर्भर करती है। तारांकन कौशल 3, मृत्यु अनुकरण। तारांकन अपने द्वारा मारे गए किसी लक्ष्य को चुनें और उसकी दिव्य प्रतिभा का अनुकरण करें। आप एक समय में केवल एक ही लक्ष्य की प्रतिभा का अनुकरण कर सकते हैं। लक्ष्य बदलने से पिछली अनुकरणीय प्रतिभा लुप्त हो जाएगी। तारांकन कौशल 4, मैं पागल नहीं हूँ, बस विकृत हूँ। तारांकन डार्क साइड कौशल या वस्तुओं का उपयोग करते समय सभी प्रभाव 50% बढ़ जाते हैं। तारांकन कौशल 5, गिरे हुए लोगों की वापसी। तारांकन युद्ध के मैदान में ये कौशल आपको अपनी जाति के सभी मृत सदस्यों को पुनर्जीवित करने की अनुमति देता है ताकि वे आपके लिए लड़ाई जारी रख सकें। कूलडाउन 90 प्राकृतिक दिन। ये प्रतिभा व्यावहारिक रूप से युद्ध के लिए डिज़ाइन की गई थी। कौशल 5 ने ही समझाया कि वह अनडेड शहर का स्वामी कैसे बन सकता था और इस दिव्य प्रतिभा को एसएस क्लास क्यों माना जाता था। दुर्भाग्यवश कौशल 4 और कौशल 5 दोनों ही धूसर हो गए थे, जो ये दर्शाता है कि चोरी पूरी तरह सफल नहीं हुई थी। लेकिन रीता बेहद संतुष्ट थी, खासकर स्किल 1 से। जिंदा रहना सबसे ज़रूरी था। कूलडाउन चाहे कितना भी लंबा क्यों न हो, यही वो स्किल थी जिससे वो सबसे ज़्यादा खुश थी। अब उसकी ज़िंदगी काफ़ी मजबूत हो गई थी। रीता के दिमाग में उसके कई दुश्मनों के नाम कौंध गए। उसके पोषण, हथियार और सोना सब अभी भी उसके भंडार में थे, और एक बग एक्सप्लॉइट की वजह से उसने अनडेड रेस की प्रतिभाएं भी बरकरार रखीं। अगर इतनी ज़बरदस्त शुरुआत के बावजूद वह हार जाती तो इसके लिए उसे खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं देना चाहिए था। अचानक अगले कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके बाद चौंककर रोने की आवाज़ें आने लगीं। जल्दी से नहाकर रीटा अपने कमरे से बाहर निकली, मानो उसने सैमुअल और स्कारलेट के चेहरों पर हैरानी और घबराहट के भावों पर ध्यान ही न दिया हो। उसने अपना माथा पकड़ लिया और कहा, कल मैं एक नए विज्ञापन को लेकर इतनी खुश थी कि रिक के साथ ड्रिंक करने घर आ गई। अब मैं काम पर जा रही हूँ। क्या तुम उसके लिए हैंगओवर का सूप बना सकती हो? जवाब का इंतजार किए बिना वह चली गई। जाने से पहले उसने उन दोनों पर अपना चोर भगवान कौशल इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि यह काम नहीं कर रहा था। उसे कौशल का विवरण याद आया, तुम अपने से कम जीवन स्तर वाले प्राणियों से चोरी नहीं कर सकते। चोर भगवान कमज़ोर लोगों को धमकाते नहीं। शायद उन्हें खिलाड़ी नहीं माना जाता था, इसलिए उनका जीवन स्तर उससे कम था। क्या यही बात उन खिलाड़ियों पर भी लागू होगी जो उससे निचले स्तर के हैं? गहरी सोच में डूबी वह बाहर निकली और उसे एहसास हुआ कि अब उसका फ़ोन उसके पास नहीं है।
इसलिए उसने मास्क पहना और अपना पहचान पत्र लेकर एक नया सिम कार्ड ले लिया। हालांकि वह मनोरंजन उद्योग में काम करती थी, लेकिन वह एक मामूली तीसरी श्रेणी की हस्ती ही थी। सड़क पर चलते हुए वह कुछ तस्वीरें तो खिंचवा लेती, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर नहीं जिससे भीड़ जमा हो जाए। नया फ़ोन खरीदने और सिम कार्ड डालने के तुरंत बाद उसे अमेलिया का फ़ोन आया। अमेलिया की आवाज़ में गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए रीटा ने तुरंत 3 दिन की छुट्टी मांगी। अमेलिया उसके आत्मविश्वास से इतनी चकित हुई कि वह हकलाते हुए बोली, क्या आप अब इस उद्योग में काम नहीं करना चाहते हैं? रीटा ने आह भरी, मुझे 3 दिन दो, ठीक है? मैं बहुत थक गई हूँ। चलो 3 दिन बाद साथ में कुछ पीते हैं। आखिरी वाक्य सुनकर अमेलिया अवाक रह गई। ये जानते हुए कि 3 दिन में उसे रॉबिन्सन को कुछ बताना होगा, अमेलिया ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, ठीक है, आराम करो। अपनी बात को दबाकर मत रखो। रीटा ने फ़ोन रखने और शहर से बाहर जाने से पहले कुछ अस्पष्ट आवाज़ें निकालीं। कॉलेज के दूसरे वर्ष में एक टैलेंट स्काउट द्वारा खोजी गई रीटा 20 साल की उम्र से ही मनोरंजन उद्योग में थी और अब 26 साल की हो चुकी थीं। हालांकि उनकी लोकप्रियता बहुत कम थी, लेकिन यह उद्योग काफ़ी आकर्षक था और उनके कोई खास खर्चीले शौक नहीं थे। अपने माता पिता और भाई को इतने सालों में 7 करोड़ युआन से ज़्यादा देने के बाद भी उनके खाते में 8 करोड़ युआन से ज़्यादा की रकम थी। अगर वह फिर कभी काम भी न करे तो भी उसके पास पैसों की कमी नहीं होगी। खेल का आक्रमण शुरू होते ही यह पैसा जल्द ही अपनी कीमत खो देगा। जैसे जैसे समय बीतता गया और भी राक्षस और कालकोठरियां सामने आईं, सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों जैसी इन गेम मुद्राएं जल्द ही असली पैसे की जगह ले लेंगी। 6 महीने के भीतर खिलाड़ियों के बीच वस्तुओं, हथियारों और कवच से संबंधित लेन देन के लिए सोने के सिक्के प्राथमिक मुद्रा बन जाएंगे। वह जानती थी कि सैमुअल और स्कारलेट की नज़र उस 8 करोड़ पर है। अपनी पिछली जिंदगी में आज ही के दिन अमेलिया ने उसे एक गंजे एग्जीक्यूटिव के साथ बिस्तर पर लगभग धकेल दिया था, फिर भी वह रिक के लिए एक विला देखने के लिए बाध्य महसूस कर रही थी। बाद में उसी विला के तहखाने में एक कालकोठरी का दरवाज़ा भी दिखाई दिया जो उसने रिक के लिए खरीदा था। यदि अचल संपत्ति अब धन का प्रतीक है, तो खेल के आक्रमण के बाद एक छिपे हुए तहखाने के प्रवेश द्वार का मालिक होना सोने की खान का मालिक होने जैसा था। कालकोठरियां मूलतः समय स्थान के द्वार थे जिनका उपयोग परलोकीय जातियों की अग्रणी सेनाएं करती थीं। किसी कालकोठरी के संसाधनों तक विशेष पहुंच होना परलोकीय जातियों द्वारा गिराई गई सारी लूट पर विशेष पहुंच होने के समान था। इससे अधिक मूल्यवान और क्या हो सकता है? आज रीटा के सामने केवल एक ही काम था, वह विला खरीदना जो उसने पहले रिक को उपहार में दिया था और उसे अपने नाम पर रखना। उसने घर का दौरा छोड़ दिया और रात के खाने के समय तक उसने खरीदारी पूरी कर ली थी। बिना कुछ खाए ही वह एक ट्रश खरीदने के लिए पालतू जानवरों के बाजार में चली गई, फिर पास के एक रेस्तरां से कुछ व्यंजन ले आए और उस विला में वापस आ गई जिसे उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। अंदर प्रवेश करते ही उसने सुरक्षा प्रणाली से सैमुअल, स्कारलेट और रिक के सभी फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान संबंधी डेटा को मिटा दिया। नीचे बैठकर टेकआउट बॉक्स खोलने के बाद उसने ट्रश की गर्दन मरोड़ दी। फिर उसने अपना कौशल तारांकन केवल मृत ही आज्ञा मानते हैं तारांकन सक्रिय किया। लगभग तुरंत ही उसे अपने और मृत पक्षी के बीच एक जुड़ाव महसूस हुआ। एक विचार के साथ ट्रश, जिसका सिर एक तरफ झुका हुआ था, हवा में उछल पड़ा। उसका सिर एक अजीब सी हरकत में सीधा हुआ, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे सहारा दे रहा हो। जब उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया तो वह सब कुछ देख सकी जो ट्रश ने देखा था। बड़ा बैठक कक्ष और सोफे के सामने पालथी मारकर बैठी एक महिला। उसने समय देखा और ट्रश को कमरे के चारों ओर चक्कर लगाने का आदेश दिया। खाना खत्म करने के बाद रीता ने घर की सफाई की। वह अभी तक विला में नहीं रुकी थी, बल्कि जब भी उसे फुर्सत मिलती थी वह अपने तथाकथित परिवार के साथ रहना पसंद करती थी। फिर वह कपड़े और टॉयलेटरीज खरीदने के लिए गाड़ी चलाकर निकली और इस दौरान अपनी कार के ऊपर उड़ रहे ट्रश को अपने नियंत्रण में रखा। सोने से पहले उसने ट्रश को आदेश दिया, उड़ते रहो और रुकना मत। अगली सुबह 7 बजे उसने अपना मान चेक किया, उसके पास 20 अंक बचे थे। एक मरे हुए ट्रश को 12 घंटे तक उड़ाए रखने के लिए 80 मन पॉइंट्स लगे थे। अगर वह किसी इंसान को नियंत्रित कर रही होती तो क्या होता? उस दिन रीटा ने स्कारलेट की इस बात को अनसुना कर दिया कि रीटा के पास पहले से ही एक घर है और रिक को अभी भी एक की ज़रूरत है। उसने अपनी इन्वेंट्री व्यवस्थित की, अपनी बंदूकें, गोलियां और विस्फोटक 3 एक जैसे बड़े बक्सों में भर दिए। ये बक्से उसकी इन्वेंट्री के एक स्लॉट में रखे गए थे। यदि आवश्यक हो तो वह भंडारण बक्से को बाहर निकाल सकती थी और उनमें खोजबीन कर सकती थी। उसने एक भरी हुई बंदूक दूसरे स्लॉट में रखी। उसने हीलिंग पोशन और मैना पोशन को एक ही तरह से स्टोर करने की योजना नहीं बनाई थी। ये ऐसी चीज़ें थीं जिनकी उसे तुरंत ज़रूरत थी। हर सेकंड जिंदगी और मौत का फ़र्क हो सकता था। उसने हर एक चीज़ से एक स्लॉट तब तक भरा जब तक कि वे पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो गईं।
उसने एक पारंपरिक चीनी औषधि कैबिनेट मंगवाए और अतिरिक्त शुल्क देकर उसे उसी दिन मंगवा लिया। उसने हर दराज पर जड़ी बूटियों के नाम लिखे और उन्हें उसी के अनुसार भर दिया। अतिरिक्त उपचार और मन औषधियां दराजों की सबसे निचली पंक्ति में रख दीं। इससे उसकी गेम इन्वेंट्री में 30 में से 5 स्लॉट बचे। तारांकन बेसिक हीलिंग पोशन X99 तारांकन बेसिक मैना पोशन X99 तारांकन बेसिक इनविजिबिलिटी पोशन X3 तारांकन क्रूड शॉटगन X1 और तारांकन स्टोरेज बॉक्स X3 तारांकन। अपनी तारांकन भेस तारांकन स्किल को सक्रिय करने के बाद रीटा ने नकदी से कई तरह के कीमिया उपकरण, क्रॉसबो, लंबे चाकू और स्टन बैटन जैसे हथियार खरीदे। उस दिन उसने तारांकन केवल मृत ही आज्ञा मानते हैं तारांकन स्किल के साथ और भी प्रयोग किए। जब उसने त्रश को बिना हिले डुले मेज पर स्थिर रहने का आदेश दिया तो उसने 12 घंटों में केवल 2 मन पॉइंट ही खर्च किए। हालांकि मृत पक्षी के शरीर से हल्की सी दुर्गंध आने लगी। ऐसा लग रहा था कि यह कौशल मृतक को गतिमान तो रख सकता था, लेकिन सड़न की प्राकृतिक प्रक्रिया को रोक नहीं सकता था। उस शाम रीटा रॉबिन्सन के घर के पास एक मॉल गई। शौचालय में उसने अपने चोर भगवान वाले हुनर का इस्तेमाल किया, अपने खेल वाले बैकपैक से एक अलग पोशाक पहनी और स्टॉल से बाहर निकल गई। आईने में एक बिल्कुल अनजान महिला को देखकर रीटा हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। खेल के हुनर वाकई वैज्ञानिक व्याख्या से परे थे। न केवल उसकी ऊंचाई और चेहरे की बनावट बदल गई थी, बल्कि उसके बाल भी छोटे हो गए थे। रीटा ने एक टैक्सी बुलाई और सिर्फ 7 मिनट में वह रॉबिन्सन के अपार्टमेंट में पहुंच गई। उसका त्रश रॉबिन्सन के ऑफिस से निकलने के बाद से ही उसका पीछा कर रहा था, और हालांकि उसे नहीं पता था कि वह अपने विला में क्यों नहीं लौटा, फिर भी उसे इसकी परवाह नहीं थी। ड्राइवर को नकद भुगतान करने के बाद रीटा कार से बाहर निकल गई। 3 मिनट बाद रीटा ने पीटर के दरवाजे की घंटी बजाई। एक सेक्सी नाइटगाउन पहने एक कामुक महिला ने दरवाज़ा खोला और रीटा को एक नज़र देखा। तुम किसे ढूंढ रही हो? रीटा ने औपचारिक रूप से जवाब दिया, मैं अपने बॉस रॉबिन्सन से मिलने आई हूँ। मुझे कुछ जरूरी काम की रिपोर्ट देनी है। महिला ने सिर हिलाया, बाहर का दरवाज़ा खोला और उसे अंदर आने दिया। उसका चेहरा भाव शून्य था। बेडरूम से बहते पानी की आवाज़ आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि रॉबिन्सन शॉवर में है। रीटा ने पूछा, क्या मैं उसका स्टडी रूम में इंतज़ार कर सकती हूँ? बस उसे बता देना कि उसके एजेंट को कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो वह समझ जाएगा। महिला सहमत दिखी और रीटा को अध्ययन कक्ष में ले गई, यहाँ तक कि उसे एक गिलास पानी भी पिलाया। रीटा दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई, अपने पास से एक स्टन बैटन निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। उसे डर की बजाय उत्साह का एहसास हुआ। कभी कभी उसे लगता कि क्या वह स्वाभाविक रूप से खतरे की ओर खींची चली आती है। आखिरकार अपने पिछले जन्म में वह अनगिनत बार जिंदगी और मौत के बीच की रेखा पर चल चुकी थी, और दर्द की बजाय सिर्फ एक झटके का एहसास हुआ था। जल्द ही पानी की आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद एक आदमी और औरत के बीच बातचीत की आवाज़ आई। कुछ ही पल बाद पैरों की आहट अध्ययन कक्ष की ओर आई। दरवाज़ा खुला, रीटा की आकृति छिप गई। जैसे ही वह जानी पहचानी आकृति अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई, रीटा ने अपने बाएं हाथ से दरवाज़ा बंद कर दिया और दाएं हाथ से रॉबिन्सन की गर्दन पर स्टन बैटन दबा दिया। कुछ सेकंड बाद रॉबिन्सन अकड़कर गिर पड़ा। रीटा ने स्टन बैटन को उसकी सबसे ऊंची सेटिंग पर घुमाया और उसे 5 मिनट तक उसकी छाती पर तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी हरकतें बंद नहीं हो गईं। फिर उसने रॉबिन्सन पर तारांकन ओनली द डेड ओबे तारांकन का इस्तेमाल करने की कोशिश की। अगले ही पल रॉबिन्सन की आंखें खुल गईं, हालांकि उसकी निगाहें खाली थीं। उसने रॉबिन्सन को खड़े होने का आदेश दिया और फिर उसे अध्ययन कक्ष से बाहर ले गई। उस महिला की चौकस निगाहों के नीचे रॉबिन्सन ने उसे अलविदा कहा। जब तक रीटा पास के मॉल की ओर जाने वाली टैक्सी में बैठी, तब तक उसका भेस बदलने का समय 17 मिनट शेष रह गया था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और रॉबिन्सन को आदेश दिया कि वह उस महिला को अलविदा कहे और अमेलिया को एक संदेश भेजे जिसमें कार्यालय में मिलने के लिए कहा गया हो। अमेलिया शराब खरीद रही थी और सोच रही थी कि अगले दिन रीटा को कहाँ ले जाए ताकि रॉबिन्सन काम कर सके और वह रास्ते में न आए। सच कहूं तो रीटा ने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया था, ऊंचा वेतन, अच्छे लाभ और रीटा के लोकप्रिय होने के बाद भी उसने उसे नहीं छोड़ा। लेकिन अमेलिया को कभी रीटा की कमाई का हिस्सा नहीं मिला। बड़े एजेंटों को आमतौर पर अपने कलाकारों की कमाई का एक हिस्सा मिलता था, लेकिन जब भी अमेलिया ने इस बारे में बात की, रीटा ने मना कर दिया। अमेलिया रीटा को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन रॉबिन्सन का प्रस्ताव बहुत लुभावना था। अगर वह रीटा को काबू में कर लेती और कंपनी के साझेदारों को खुश रखने के लिए उसे अपने नियंत्रण में रख पाती, तो अमेलिया को न सिर्फ रीटा की कमाई का हिस्सा मिलता, बल्कि उसे इस साल के रियलिटी शो से कुछ होनहार नए टैलेंट भी मैनेज करने को मिलते।
जैसे ही वह भविष्य के बारे में कल्पना करने लगी, रॉबिन्सन का टेक्स्ट संदेश उसके पास आया। अमेलिया ने दोबारा नहीं सोचा। वह और रॉबिन्सन दोनों ही अनुभवी पेशेवर थे। वे अपनी योजनाओं के बारे में कभी कोई कागजी निशान नहीं छोड़ते थे, हमेशा ऐसे मामलों पर आमने सामने चर्चा करते थे। उसने अपनी वाइन और हैंडबैग उठाया और वापस ऑफिस की ओर चल पड़ी। 1 दर्जन युवा कर्मचारी अभी भी ओवरटाइम कर रहे थे। अमेलिया ने उन्हें देखकर मुस्कुराया और उनके लिए देर रात के नाश्ते का ऑर्डर भी दिया। फिर उनके आभार के बीच रॉबिन्सन के ऑफिस में चली गई। रीटा को किसी लाश को अपने दुश्मनों के साथ कोई अंतरंग क्रिया करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे ही अमेलिया ने दफ्तर में कदम रखा, उसने रॉबिन्सन को अमेलिया को एक चाकू थमा देने का हुक्म दिया। अमेलिया उलझन में थी। फिर उसने भयभीत होकर देखा कि रॉबिन्सन ने ठंडे, मृत हाथों से उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसे अपने पेट में छुरा घोंपने के लिए मजबूर किया। अत्यधिक भय और घबराहट के कारण अमेलिया चीख भी नहीं पा रही थी। वह जमी हुई खड़ी रही, घाव से धीरे धीरे रिसते हुए, अपने हाथ पर बहते हुए, अभी भी गर्म खून को देखती रही। अमेलिया के दिमाग में यह समझने की कोशिश ही चल रही थी कि क्या हो रहा है। रॉबिन्सन ने अचानक अपने पेट को पकड़ा और दफ्तर से बाहर भाग गया। अमेलिया की तरफ देखते ही उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं और उसके मुंह से डर के मारे आह निकला। अमेलिया को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बुरे सपने में है। वह ये नहीं बता पा रही थी कि वह जाग रही है या सपना देख रही है। रीटा का मान तेजी से कम हो रहा था, लगभग 1 अंक प्रति मिनट। उसके पास सिर्फ 3 अंक बचे थे, लेकिन वो काफ़ी था। कार्यालय में मौजूद दर्जन भर प्रशिक्षुओं को पीछे छोड़ते हुए रॉबिन्सन एक खिड़की के पास पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए जांच की कि नीचे कोई नहीं है, और फिर बाहर कूद गए। ... रीटा ने अपना सिर पकड़ रखा था क्योंकि उसका मन क्षीण होने के कारण घूम रहा था। हालांकि उसके पास बहुत सारे मनपोषण थे, फिर भी वह अब घर पर थी और अपने मन के प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित होने का इंतजार कर सकती थी। उसे पूरी तरह से ठीक होने में लगभग 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि मन प्रति मिनट 1 पॉइंट की दर से पुनर्जीवित होता है। अगर वह मांस खाती तो उसकी रिकवरी दर बढ़कर 5 पॉइंट प्रति मिनट हो जाती, जिससे स्वास्थ्य और मन दोनों बहाल हो जाते। अगली सुबह रीता की नींद दरवाजे की घंटी बजने से खुली। उसने दरवाज़ा खोला तो एक सुरक्षा गार्ड और 2 पुलिस अधिकारी, एक पुरुष और एक महिला, खड़े थे। रीता ने त्रश को बाहर उड़कर इंतजार करने के लिए रोका, जबकि उसने हैरानी का नाटक करते हुए पुलिस अधिकारियों को अंदर बुलाया। उन्हें पानी देने के बाद पुलिस ने पूछा कि क्या वह रॉबिन्सन और अमेलिया के रिश्ते के बारे में जानती है। रीता ने अपने होंठ काटे और अनिच्छा व्यक्त करते हुए चुप रही। अधिकारियों के बार बार आग्रह करने पर उसने अंततः कहा, मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि अमेलिया मेरे खिलाफ साजिश रच रही थी। वह अनजान होने का नाटक कर सकती थी, लेकिन इससे उसके हाल के अजीब व्यवहार की व्याख्या नहीं होती। पहली बार 3 दिन की छुट्टी लेना, असामान्य रूप से घमंडी व्यवहार करना, और अपने परिवार के साथ रहने के बजाय अपने विला में अकेले रहना पसंद करना। पुलिस ने उसकी इतनी गहन जांच की हो या नहीं, उसने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्हें ये सारी बातें पता हों। अधिकारी अच्छी तरह प्रशिक्षित थे और उनके हाव भाव स्पष्ट थे, लेकिन लगभग 10 मिनट की पूछताछ के बाद वे जाने को तैयार हो गए। तभी रीता ने पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या उन्हें किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है? अधिकारियों ने उसे एक मानक उत्तर देते हुए कहा कि वह अगली सूचना तक प्रतीक्षा करें। उसी दोपहर रीटा को सैमुअल का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ गर्मजोशी और परवाह से भरी थी। उसने पूछा कि क्या रीटा को कोई परेशानी हो रही है, उसकी भलाई के लिए चिंता जताई और सुझाव दिया कि अगर वह थकी हुई है तो थोड़ा आराम कर ले। कई भूमिकाएं निभा चुकी रीता ने भावुक और दृढ़ स्वर में कहा कि वह सचमुच थक गई हैं और उन्हें आराम की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि उनके एजेंट और कंपनी मुश्किल में हैं और उनका सारा पैसा निवेश हो चुका है, जिससे वह बहुत दबाव में हैं। लाइन के दूसरी तरफ एक पल भी नहीं रुका। कॉल खत्म होने से पहले ही सैमुअल उसके खाते में 10 लाख युआन ट्रांसफ़र कर चुका था। पापा के पास पैसे हैं, ले लो और अपनी प्यारी बच्ची को ट्रीट दो। फ़ोन रखने के बाद रीता खिड़की के पास भावशून्य खड़ी होकर दूर स्थित झील को घूर रही थी। सैमुअल और रिक माहिर मछुआरे थे, उन्हें बड़ी मछली चाहिए थी, इसलिए वे सबसे अच्छा चारा डालते थे। बीच बीच में वे रस्सी को थोड़ा बाहर निकाल देते थे, जिससे मछली को अपनी सतर्कता कम करने का मौका मिलता था। रीटा ने हमेशा सैमुअल और स्कारलेट पर भरोसा क्यों किया था? ये सब उस साल शुरू हुआ जब उसने मनोरंजन जगत में एक अभिनेत्री के रूप में कदम रखा। उसी साल उनका एक कार एक्सीडेंट हुआ, जो गंभीर तो नहीं था, लेकिन उन्हें लगभग 2 हफ्तों तक अस्पताल में बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा। रीटा तीसरे दिन तक नहीं पहुंची और रिक ही उनके साथ रहा और उनकी देखभाल करता रहा। वह अपराधबोध और पश्चाताप से भरी हुई थी, लेकिन यही वह दिन था जब उन्होंने उसे अपनी पूरी बचत 5 मिलियन युआन दे दी थी। दुर्घटनाएं बहुत अचानक होती हैं, सैमुअल ने कहा था, और हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना समय बचा है। बेहतर है कि हम पहले ही सब कुछ स्पष्ट कर दें। रीता, हमारे पास जो भी पैसा है, हम तुम्हें दे रहे हैं।
अब से तुम इस परिवार की रीढ़ बनोगी। तुम्हारे भाई की एक दिन शादी हो जाएगी, स्कारलेट ने अपनी चिरपरिचित कंजूसी भरी आवाज में लेकिन अजीब सी गर्मजोशी के साथ कहा। अगर पैसा उसके पास चला गया तो कौन जाने पत्नी मिलने के बाद वह किसकी तरफ होगा। हो सकता है कि आखिरकार तुम्हें ही नुकसान उठाना पड़े, लेकिन अगर पैसा तुम्हारे पास रहेगा तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। अगर तुम्हारा भाई अच्छा है तो तुम उसे कुछ दे सकती हो, अगर नहीं तो हम उसे अपने पास रख लेंगे। स्कारलेट का चिरपरिचित कंजूसपन अब भी बरकरार था, लेकिन उसके शब्दों में स्नेह था। मुझे कंजूस होने का दोष मत दो, देखो मैंने ये पैसे तुम्हारे लिए बचाए हैं। क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? तुम सबसे अच्छी हो रीटा। मैं तुम्हें बहुत तंग करूं, लेकिन तुम मेरी सबसे पसंदीदा हो। क्या प्रदर्शन है! रीटा हमेशा सोचती थी कि वह सावधानी बरत रही है, अन्यथा उसने वर्षों में जो कमाया था उसका आधा हिस्सा ही दान नहीं किया होता। वह अक्सर सोचती थी कि क्या वह बहुत कठोर हृदय की है, और सवाल करती थी कि जब उसका परिवार उस पर इतना भरोसा करता है और उसे अपना सब कुछ दे देता है तो वह पीछे क्यों हट जाती है। खेल के आक्रमण के तीसरे वर्ष तक ऐसा नहीं हुआ। जब लोपेस परिवार द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तब वह विल्सन परिवार के घर में एक दिन के लिए छिपी हुई थी और अचानक उसे उनके गुप्त कमरे का पता चला। कितना बेतुका, उसने सोचा था कि शहर के बीचों बीच एक आलीशान अपार्टमेंट की 2 मंजिलें खरीदना बहुत बड़ी बात होगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पहली मंजिल पर बगल वाला कमरा भी विल्सन दंपत्ति का है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ परिवार के खजाने रखने के लिए किया जाता था। उस अपार्टमेंट का भंडारण कक्ष उनके घर के अध्ययन कक्ष से सीधा जुड़ा हुआ था, जो एक गुप्त तिजोरी का काम करता था। अंदर 300 किलोग्राम सोने की छड़ें, मूल्यवान प्राचीन वस्तुओं, चित्रों और कलाकृतियों से भरे 13 बक्से और आभूषणों से भरे 7 बक्से थे। पता चला कि विल्सन परिवार के पास ज्यादा नकदी नहीं थी। सैमुअल बी सिटी में विल्सन परिवार का बस एक दूर का रिश्तेदार था, जिसे परिवार के कारोबार में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं था। ऊपरी तौर पर वह एक साधारण प्रोफेसर था, लेकिन परिवार की असली दौलत उसके पिता को विल्सन परिवार द्वारा अपनी संपत्ति के बंटवारे के दौरान मिले खजानों में थी। अकेले उन 300 किलोग्राम सोने की कीमत 70 मिलियन युआन से अधिक थी। अमूल्य प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों का तो जिक्र ही नहीं। फिर भी उन्होंने उससे कहा कि उनके पास केवल 5 मिलियन ही हैं और दावा किया कि वे हर चीज़ के लिए उस पर भरोसा करते हैं। रीटा ने अपनी दुखती छाती को पकड़ लिया और खुद को याद दिलाया कि उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, खुद को दोष नहीं देना चाहिए। वह मूर्ख नहीं है, वे बस बहुत चालाक थे। लेकिन जितना अधिक वह इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश करती, उतना ही अधिक उसके आंसू बहते। वह जानती थी कि अब से जीवन भर वह कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी। उन्होंने उसकी भरोसा करने की क्षमता नष्ट कर दी थी। यदि उसका सबसे करीबी परिवार उसे धोखा दे सकता है, यदि उनके मीठे शब्द जहर से सने हुए हैं, यदि वह जिसे बिना शर्त वाला प्यार समझती है वह गणना के अलावा कुछ नहीं है, तो वह कभी किसी और पर भरोसा कैसे कर सकती है। रीटा ने आंखें खोली और गहरी सांस ली। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। अगर उसने आज रात वो चीज़ें नहीं निकाली तो उसे नींद नहीं आएगी। अभी तो केवल 25 तारीख ही थी, लेकिन रीटा को कुत्ते से भी ज़्यादा व्यस्तता महसूस हो रही थी। वह गाड़ी चलाकर गई और एसएफ एक्सप्रेस स्टेशन से कई बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स खरीदे तथा उन्हें घसीटते हुए घर ले आए। बक्सों को समेटकर और उन्हें अपने बैग में सलीके से पैक करके वह खुलेआम विल्सन परिवार के घर चली गई। अब तक अमेलिया द्वारा रॉबिन्सन की जबरन आत्महत्या की खबर कंपनी के ग्रुप चैट में फैल चुकी थी। सैमुअल और स्कारलेट से कुछ बातें करने के बाद रीटा ने खराब मूड का नाटक किया और अपने कमरे में चली गई। स्कारलेट हिचकिचाई और जब रीटा आधी सीढ़ियां चढ़ चुकी थी तो वह खुद को रोक नहीं पाए और उसे वापस बुलाकर रिक की अपनी गर्लफ्रेंड को कल घर लाने की योजना के बारे में बताया। वह गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि लोपेस परिवार की सबसे छोटी बेटी थी। रीटा ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, गुप्त रूप से डेटिंग है ना? बढ़िया, लेकिन लोपेस परिवार? कौन सा लोपेस परिवार? नाम बताते ही स्कारलेट मुस्कुराए। तुम माटेओ को जानते हो ना, उस अभिनेता को? यह उसका परिवार है, वो लोपेस परिवार। माटेओ सबसे बड़ा है और दूसरे बेटे थियोडोर ने तीरंदाजी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है। तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड सबसे छोटी बेटी जोई है। वे लगभग 6 महीने से डेटिंग कर रहे थे और हमने सोचा कि अब समय आ गया है कि हम उसे हमसे मिलवाएं। रीटा मुस्कुराई और बोली, वाह, तुम जरूर अच्छा प्रभाव डालोगे। रीटा के प्रसन्नचित व्यवहार को देखकर रिक की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। रिक की आंखों में वह भाव देखकर रीटा को उल्टी आने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि किताब में रिक को अपनी पागल बहन के रूप में उसके प्रति जुनूनी, विकृत स्नेह से भरा हुआ क्यों दिखाया गया है। उसे नहीं लगता था कि उसने कभी कोई सीमा पार की है। उन्होंने इसे लेखक की उस पात्र की हत्या को उचित ठहराने की कोशिश बताया जो वास्तव में मुख्य पात्र की परवाह करती थी।
उसे पागल दिखाकर मुख्य पात्र को जरूरत पड़ने पर उसे मारने के लिए मजबूर किया जा सकता था और फिर उसकी दिव्य प्रतिभा को किसी और योग्य व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करके उसे महानता हासिल करने में मदद की जा सकती थी। लेकिन ये पुस्तक का दृष्टिकोण था। उनके दृष्टिकोण से जब उनकी मृत्यु हुई तो अंततः उन्हें उन शब्दों के पाखंडपूर्ण पहलू का पता चला। वह उसकी प्रतिभा चाहता था, इसलिए उसे मरना पड़ा। उनकी प्रतिष्ठा पर दाग सिर्फ इसलिए लगाए गए थे ताकि मुख्य पुरुष पात्र शुद्ध और निर्दोष लगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे रिक सचमुच मान गया था कि वो उसे अपनी जागीर समझती है। यहाँ असली पागल कौन था? रीटा ने अपनी घृणा को दबा लिया और स्कारलेट के साथ खेलते हुए कुछ समर्थन भरे शब्द कहे, लेकिन विला खरीदने का कभी जिक्र नहीं किया। हालांकि वह खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सकी, मेटेओ अमीर है ना? क्या उसका परिवार हमारे परिवार को स्वीकार करेगा? रीटा सचमुच जिज्ञासु थी, किसी अभिनय की जरूरत नहीं थी। एक बार मरने के बाद भी वह इसे समझ नहीं पाए। माटेओ इंडस्ट्री में दूसरी पीढ़ी के एक जाने माने अमीर व्यक्ति थे और लोपेस परिवार की संपत्ति अरबों में थी। क्या वे सचमुच रिक को अपना साला मान सकते थे? स्कारलेट के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया और उसकी आवाज़ धीमी हो गई। इसीलिए देखो, तुम्हारे पास पहले से ही एक घर है। क्या तुम अपने भाई के लिए भी एक घर नहीं खरीद सकती? बस शादी में दिखाने के लिए। हम बाद में उसे तुम्हें वापस कर देंगे। उसकी पिछली जिंदगी में उन्हें सीधे उससे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। रीटा ने हंसी दबाते हुए, हाथ फैलाते हुए बेबसी का नाटक किया। मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक दोस्त ने मुझे निवेश के एक बेहतरीन मौके के बारे में बताया था और मैंने अपना सारा पैसा उसमें लगा दिया। उसी वजह से हमने उस रात ड्रिंक्स के साथ जश्न मनाया। अगर यह कामयाब रहा तो मैं जितने चाहो उतने विला खरीद लूंगी, लेकिन अभी तो मैं सचमुच कंगाल हूँ। सैमुअल स्कारलेट को आसानी से बहका सकता था, लेकिन उसे धोखा देना भी आसान था। रीटा के समझाने के बाद उसके चेहरे का गुस्सा कम हो गया। उसके होंठ ऐसे हिले जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन वह चुप रही और सैमुअल की तरफ देखने लगी। रीटा जानती थी कि यह सैमुअल के लिए हस्तक्षेप करने का संकेत था, लेकिन रीटा ये सुनना नहीं चाहती थी। उसने झट से सुझाव दिया, क्यों न हम ये घर बेच दें? यह अग्रिम भुगतान के लिए पर्याप्त होगा। सब चुप हो गए। रीटा ने आह भरी और अपनी बेकारी पर अफसोस जताया, बताया कि उसकी मौजूदा फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हुई है और उसका एजेंट मुश्किल में है। कुछ बेकार की बातें बोलीं और फिर करियर की निराशा से भरी नज़रों से अपने कमरे में चली गईं। अध्ययन कक्ष के पास से गुजरते हुए वह अंदर गई और थ्रश के कंकाल को सावधानी से एक कोने में रख दिया। पक्षी का मांस पहले ही अलग कर दिया गया था, केवल छोटी नाजुक हड्डियां ही बची थीं। थ्रश को छुपाने के बाद उसने एक किताब उठाई और स्टडी रूम से बाहर निकली तो देखा कि सैमुअल बाहर खड़ा है। वह गर्मजोशी से मुस्कुराया, लेकिन रीटा जानती थी कि वह स्टडी रूम का राज उससे छुपा रहा है। रीटा अपने कमरे में ऐसे लौटी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने कालीन पर शरीर के भार से व्यायाम करना शुरू कर दिया और थ्रश की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने लगी। उसने अभी तक अपने उन्नत 5 विशेषता अंक आवंटित नहीं किए थे, क्योंकि कुछ विशेषताओं को शुरुआती चरणों में प्रशिक्षण के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। 1 घंटे के व्यायाम के बाद उसने स्नान किया और अपने पिछले जीवन से याद किए गए सभी रहस्यों और जानकारियों को लिखना शुरू कर दिया। रीटा बेडरूम के दरवाजे के पास पालथी मारकर ध्यान कर रही थी और सुबह 3 बजे तक बाहर से कोई हलचल सुनाई देने का इंतजार कर रही थी। उसे तुरंत थ्रश की नज़र समझ आ गई। कुछ पल बाद उसने सैमुअल को अध्ययन कक्ष के प्रवेश द्वार पर आते देखा। उसने पहले मेज़ के एक पैर पर एक खास जगह घुमाई, फिर एक कुर्सी पर खड़ा होकर किताबों की अलमारी के ऊपरी हिस्से में हाथ डालने लगा। आखिरकार उसने तीसरी अलमारी से सारी किताबें हटा दीं और कोने में किसी चीज़ से छेड़छाड़ करने लगा। इसके साथ ही किताबों की अलमारी खुल गई और एक छिपा हुआ रास्ता सामने आया जो एक व्यक्ति के गुजरने के लिए पर्याप्त चौड़ा था। थोड़ी देर बाद सैमुएल एक बहुमूल्य पेंटिंग लेकर बाहर आया। प्रक्रिया को उलटने के बाद सैमुएल ने सावधानीपूर्वक पुस्तकों को उनकी मूल स्थिति में वापस रख दिया। सैमुएल के अपने कमरे में लौटते ही रीटा तुरंत उठ खड़ी हुई। विल्सन के घर में ज़्यादातर जगहों पर सुरक्षा कैमरे नहीं थे, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि तिजोरी में कोई कैमरा है भी या नहीं। सुरक्षा के लिए उसने अपने कपड़े बदले, दस्ताने पहने और अपने भेष बदलने के हुनर का इस्तेमाल करके रिक का रूप धारण किया और चुपके से अध्ययन कक्ष में घुस गई। अब जब उसे स्थानों और तंत्रों के क्रम का पता चल गया था तो गुप्त दरवाजा खोलने में उसे ज़्यादा समय नहीं लगा। रीटा तेजी से गलियारे में दाखिल हुई और दरवाजे पर थ्रश को छोड़ दिया ताकि वह उस पर नज़र रखे और अगर कोई पास आए तो उसे सचेत कर दे। कुछ मीटर चलने के बाद वह एक दूसरे कमरे में पहुंची, जो शायद बगल वाले अपार्टमेंट का एक नया स्टोरेज रूम था। इस कमरे में कोई दरवाज़ा नहीं था और ऐसा लग रहा था कि इसे जानबूझकर बंद कर दिया गया था। सिर्फ अध्ययन कक्ष तक जाने का रास्ता बचा था। ये कमरा लगभग अध्ययन कक्ष के बराबर ही आकार का था और लकड़ी के बक्सों से भरा हुआ था। रीटा ने ये टोकरियां अपनी पिछली जिंदगी में देखी थीं।
उस समय वह एक भगोड़ा थी, महीनों से भागती भागती रही थी, जंगलों में खाती पीती और सोती रही थी। लेकिन सैमुअल और स्कारलेट अपने जीवन भर के खजाने को लिविंग रूम में रखने में व्यस्त थे, उन्हें रिक द्वारा खरीदे गए नए विला में ले जाने की तैयारी में। उनके चेहरे खुशी और गर्व से भरे हुए थे। रीटा ने अपने बनाए हुए बड़े बड़े गत्ते के डिब्बे निकाले और लकड़ी के बक्सों का सामान उनमें डाल दिया। फिर एक विचार के साथ उसने बक्सों को अपनी सूची में रख दिया और सिर्फ खाली लकड़ी के बक्से ही पीछे छोड़ दिए। काम पूरा करने के बाद वह संतुष्ट होकर तिजोरी बंद करके अपने कमरे में लौट आए। भेष बदलकर उसने आखिरकार खुद को सोने दिया, पहली बार सुकून महसूस किया। 26 तारीख को रीता जल्दी उठी और फिट रहने के लिए दौड़ने के लिए निकल गई। आज जब जोई आई तो उसे वहां उपस्थित रहना था। जोई भी एक बीटा खिलाड़ी थी और पुरुष नायक की मुख्य पत्नी के रूप में वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगी। हालांकि यह बात हैरान करने वाली थी कि एक धनी उत्तराधिकारी बिना किसी प्रचार के आधी रात को एक अज्ञात गेम को डाउनलोड क्यों करेगी। रीटा बस यही अंदाज़ा लगा पा रही थी कि रिक इसे खेल रहा है और जोई ने इसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ खेलने के लिए डाउनलोड किया था। या शायद मुख्य नायिका होने का मतलब था कि उसकी कोई खास किस्मत थी। अपने कार्यकाल के दौरान रीटा को कंपनी से फ़ोन आया कि उनका रोल, जिसकी शूटिंग उन्होंने अभी शुरू ही की थी, किसी और को दे दिया गया है। रीटा को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उनके पास मनोरंजन उद्योग से ज़्यादा ज़रूरी काम थे। सुबह 11 बजे रिक जोई के साथ पहुंचा। रीटा अपनी नफरत को पहले ही अपने अंदर दबा चुकी थी और जोई को देखकर मुस्कुरा भी पाए। वह उसके आत्मसंयम से प्रभावित थी, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं था। रीटा जोई की चापलूसी करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। हालांकि रिक हमेशा शिकायत करता था कि लोपेस के घर में जिंदगी कितनी मुश्किल है। वह खुद को जोई, जो मुख्य पात्र की पत्नी थी, के साथ खुशामद करने के लिए मजबूर नहीं कर पा रही थी, खासकर इसलिए क्योंकि रिक ही लोपेस परिवार में शादी करने वाला था, वह नहीं। अपनी पिछली जिंदगी में जोई उस समय रीटा से मिलने आई थी जब वह रॉबिन्सन के साथ हुई घटना से अभी भी उबर रही थी। जोई ने शायद उसकी परेशानी को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा होगा। उस भावनात्मक उथल पुथल और रिक के छल कपट ने शायद जोई को ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि रीटा को अपने भाई से कोई अजीब लगाव है। आज रीटा ने पूरे समय शुभकामनाओं से भरी मुस्कान बनाए रखी, यहाँ तक कि टोस्ट के दौरान उसने जोई पर अपनी चोर भगवान कौशल का भी प्रयोग किया। अच्छा, वह कुछ भी चुराने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन हुनर जरूर सक्रिय हो गया था। रीटा एक असफल प्रयास और हुनर का इस्तेमाल न कर पाने के बीच का फर्क समझ सकती थी। ऐसा लग रहा था कि जोई पहले से ही एक खिलाड़ी थी। रीटा ने इस कौशल को 3 बार और आजमाया, जिससे उसका स्वास्थ्य 40% तक कम हो गया, तथा एक बार सफलतापूर्वक चोरी भी कर ली। जब चोरी सफल हो गई तो रीटा ने एक क्षण रुककर यह जांचा कि उसने क्या चुराया है, और साथ ही उसने अपने भोजन पर ध्यान देने का नाटक किया। तारांकन भाग्य का एक अंक। तारांकन। जोई अपने पिछले जन्म में एक चिकित्सक थी, इसलिए रीटा को उम्मीद थी कि वह उसकी बुद्धिमत्ता चुरा लेगी। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि जोई का सबसे बड़ा गुण दुर्लभ और अपरिवर्तनीय भाग्य होगा, और वह भाग्य भी चुराया जा सकता है। शुरुआत में रीटा ने इस हुनर का इस्तेमाल सिर्फ अपने दुश्मनों को परेशान करने के लिए किया था, अपनी सेहत को जोखिम में डालने के लिए तैयार थी। लेकिन अब उसने ठान लिया था वह जोई से तब तक चोरी करती रहेगी जब तक कि वह अपनी किस्मत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाग्य एक अत्यंत दुर्लभ गुण है और यह उसे चुराने का उसका एकमात्र मौका हो सकता है। आखिरकार एक बार जब सभी का स्तर ऊपर उठने लगा और उन्हें विशेषता अंक मिलने लगे, प्रत्येक स्तर पर 5, तो लोग स्वाभाविक रूप से अपनी सबसे मजबूत विशेषताओं को बढ़ा लेंगे। ऐसे अवसर असंभव हो जाएंगे। लेकिन वह लापरवाही नहीं बरत सकती थी। लोपेस परिवार का प्रभाव उससे कहीं ज्यादा था। हालांकि चोर भगवान के निष्क्रिय प्रभाव के कारण जोई को एक दिन बाद तक पता नहीं चलता कि उसे चुराया गया है, फिर भी लोपेस परिवार की शक्ति अपार थी। रीटा भविष्य में जोई, रिक और उसके भाइयों से चोरी करेगी। यदि रीटा द्वारा उनके साथ काफ़ी समय बिताने के बाद भी वे वस्तुएं लगातार गायब होती रहीं तथा वह छोटी अवधि के लिए उपचार औषधि पीने के लिए गायब होती रहीं, तो उन पर संदेह करना बहुत आसान होगा। और ऐसी सावधानी पहली चोरी से ही शुरू करनी पड़ती थी। रीटा कभी सिर्फ किस्मत पर भरोसा नहीं करती थी। अगले 1 घंटे तक रीटा एक शुभचिंतक की भूमिका निभाती रही, इधर उधर शुभकामनाएं देती रही। जब खाना खत्म हुआ और वे बातें करने बैठे तो उसने अपने बैकअप डिवाइस से त्रश को फ़ोन मिलाया और फिर काम पर जाने का बहाना बनाकर माफ़ी मांग ली। वह लिफ्ट से नीचे उतरी और सुरक्षा कैमरों की नज़रों से बचते हुए पड़ोस से बाहर निकल गई। आधे घंटे बाद सूखे मांस को चबाने से पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद रीटा ने अपने छद्म कौशल का उपयोग करते हुए एक हटे कट्टे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और विल्सन परिवार के घर की सीढ़ियों से वापस पड़ोस में लौट आए। पीछे छोड़ी गई त्रश की आवाज़ से उसने देखा कि पहली मंजिल खाली थी और सभी लोग अध्ययन कक्ष में इकट्ठा होकर कुछ बातें कर रहे थे। त्रश की आवाज़ से उसे बस विल्सन परिवार, लोपेस परिवार और विवाह जैसे शब्द ही धुंधले सुनाई दे रहे थे।
सीढ़ियों में कोई सुरक्षा कैमरा नहीं था, लेकिन आधुनिक सुरक्षा दरवाजों में निगरानी की व्यवस्था थी। रीटा ने अपने बैग से एक तारांकन बेसिक इनविजिबिलिटी पोशन तारांकन निकाला और उसे पी लिया। इस पोशन से 5 मिनट तक अदृश्यता मिलती थी और 7 मिनट का कूलडाउन रहता था। उसे समय का ध्यान रखना था। औषधि पीने के बाद न सिर्फ उसका शरीर अदृश्य हो गया, बल्कि उसके हाथ में जो कुछ भी था वह भी गायब हो गया। वह आगे बढ़ी, एक अदृश्य चाबी निकाली और विल्सन परिवार के सामने का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला जैसे हवा से उड़ा हो, फिर चुपचाप उसके पीछे बंद हो गया। समय का ध्यान रखते हुए रीता अध्ययन कक्ष की ओर चली गई और दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। सैमुअल डेस्क के पीछे बैठा था, जबकि स्कारलेट और अन्य लोग सोफे पर बैठे थे। सभी के चेहरे पर सहज मुस्कान थी। चुपचाप आगे बढ़ते हुए रीटा जोई के पास पहुंची। जैसे ही रिक ने जोई के कंधों पर हाथ रखने के लिए हाथ बढ़ाया, वह लगातार चोरी करने लगी। उसने लगातार 4 बार चोरी की, जब तक उसका चेहरा पीला नहीं पड़ गया और उसकी सेहत 20% तक गिर गई। उसने एक तारांकन बेसिक हीलिंग पोशन तारांकन पी लिया, जिससे उसकी सेहत 80% हो गई और वह आगे बढ़ती रही। लगातार 3 और चोरी। रीता ने जांच की और खुशी से उछल पड़ी। ये भी किस्मत की बात थी। क्या यही उनका मतलब था कि जितना अधिक आप चोरी करेंगे उतना ही अधिक भाग्यशाली बनेंगे? रीटा मन ही मन सेकंड गिनती रही। अदृश्यता खत्म होने में 2 मिनट बाकी थे। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकली और रिक के बेडरूम में चली गई। उसने चादर नीचे खींची और बिस्तर के नीचे छिप गई। उसके व्यक्तिगत गुण पैनल पर अब भाग्य का आंकड़ा 10 दिखा, जिसके आगे अधिकतम मूल्य लिखा था। लेटने के कुछ ही देर बाद अदृश्यता खत्म हो गई। उसने तारांकन बेसिक हीलिंग पोशन तारांकन के कूलडाउन के खत्म होने का इंतजार करते हुए अपनी सेहत को जल्दी ठीक करने के लिए कुछ सूखा मांस खाया। मांस की वजह से वह प्रति मिनट 5 स्वास्थ्य अंक हासिल कर पा रही थी। 5 मिनट बाद जब औषधि का ठंडापन समाप्त हुआ तो उसका स्वास्थ्य पहले ही 45% तक ठीक हो चुका था। रीटा ने जल्दी से औषधि पीने की कोशिश नहीं की, बल्कि सूखा मांस खाना जारी रखा। वह कम स्तरों पर तो बेतहाशा चोरी कर सकती थी, लेकिन जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता गया और उसका स्वास्थ्य कई हजार तक पहुंच गया, हर अतिरिक्त चोरी से उसे अपने स्वास्थ्य का 1% नुकसान होता गया। तारांकन बेसिक हीलिंग पोशन तारांकन से केवल 60 स्वास्थ्य अंक ही बहाल हुए। भविष्य में उसे मध्य स्तर, उच्च स्तर या यहाँ तक कि सुपर पोशन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी, जिससे प्रत्येक अतिरिक्त चोरी की लागत बहुत अधिक हो जाएगी। जैसे ही उनका स्वास्थ्य 96% तक पहुंचा, शयन कक्ष का दरवाजा खुला और आवाजें आने लगीं। यह जोई और रिक थे। बेशक, उसने सोचा, कौन सा जोड़ा बेडरूम में अपनी निजी बातचीत नहीं करेगा। रिक और जोई ने बिस्तर पर पैर एक दूसरे से सटाकर लेटने में बहुत समय लगाया, जबकि रीता बिस्तर के नीचे लेटी हुई थी। उसका मन साफ और एकाग्र था। अब चोरी करने का समय आ गया है। उसने लगातार 4 चोरियां की, जिससे उसका स्वास्थ्य 16% तक गिर गया। बिस्तर पर दंपति के चेहरे हल्के पीले पड़ गए थे, जबकि बिस्तर के नीचे रीटा का चेहरा भूतिया पीला पड़ गया था, मानो वह 3 दिन पहले मर गई हो। उसने एक उपचार औषधि को छोटे छोटे घूंटों में पी लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं शोर बहुत तेज न हो जाए, जिससे उसका स्वास्थ्य 76% तक ठीक हो गया। वह अपना सूखा मांस चबाती रही। 3 और प्रयास। रीटा मुश्किल से मुस्कुराए बिना रह पाए। उसे पता था, खेल में अपनी दिव्य प्रतिभा के लिए रोल करते समय उसने अपनी सारी किस्मत खर्च कर दी होगी। उसे खेल में कुछ बार सफल होने के लिए सैकड़ों बार चोरी करनी पड़ी होगी, लेकिन आज उसने इतनी बार चोरी नहीं की थी और पहले ही भाग्य के 2 अंक हासिल कर लिए थे। और अब उसने एक वस्तु भी चुरा ली थी। तारांकन चावेज सेट मास्क 1/3 एक क्लास तारांकन इस्तेमाल करने पर यह मास्क आपके कैरेक्टर पैनल की जानकारी को छिपा देता है। जब तक यह मास्क आपकी इन्वेंट्री में रहेगा तब तक ये प्रभावी रहेगा। अगर मास्क हटा दिया जाए तो यह मास्क काम नहीं करेगा। एक क्लास से नीचे की वस्तुओं द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता। ध्यान दें, चावेज सेट का प्रत्येक अतिरिक्त टुकड़ा छिपाने के स्तर को 1 से बढ़ा देता है। इस वस्तु को देखकर रीटा को बहुत खुशी हुई, उससे भी अधिक जब उसने लक चुराया था। वस्तुएं और उपकरण अलग अलग थे। वस्तुओं के कई तरह के प्रभाव होते थे। कुछ सिर्फ आपकी इन्वेंट्री में होने से ही काम करते थे, कुछ को सुसज्जित करने की ज़रूरत होती थी, और कुछ को सक्रिय करने के लिए असामान्य परिस्थितियों की आवश्यकता होती थी। लेकिन वे उपकरण के स्थान नहीं घेरते थे, और कुछ तो उपकरणों के साथ भी ढेर हो सकते थे। शुरुआती उत्साह के बाद उस पर एक तरह की सावधानी छा गई। यह एक सेट आइटम था। अगर कोई ऐसा मुखौटा था जो उसके चरित्र पैनल को छिपा सकता था, तो क्या चावेज की आंख या चश्मे जैसा कुछ भी था जो उसे प्रकट कर सके? रीटा ने अपनी सांसों को शांत किया और अपने उपचार औषधि के प्रभाव के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगी। शुक्र है कि दिन का उजाला था और दोनों ने सिर्फ चुंबन लिए और कुछ नहीं किया।
वरना वह जमीन खोदकर निकल जाती। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का भाग्य पूरे दिन स्थिर रहता हो। भाग्य के 2 अंक चुराने और एक क्लास आइटम प्राप्त करने के बाद रीटा ने बिस्तर के नीचे लेटकर 1 घंटा बिताया, औषधि और सूखे मांस से अपने स्वास्थ्य को फिर से भरने के लिए। जब भी उसका स्वास्थ्य फिर से पूरा हो जाता, वह चोरी कर लेती। उस क्षण उसे सचमुच समझ में आया कि चोरी को जीवन जितना ही प्यार करना का क्या मतलब है। अंततः वह करिश्मा का 1 अंक चुराने में सफल रही। रीटा निराश नहीं हुई। करिश्मा और किस्मत ऐसे गुण थे जिन्हें गुण बिंदुओं से नहीं बढ़ाया जा सकता था। जितना दुर्लभ उतना अच्छा। वह तब तक चोरी करती रही जब तक कि वह जोड़ा आखिरकार कमरे से बाहर नहीं निकल गया। कुछ ही देर बाद पूरा परिवार बाहर चला गया, शायद रात के खाने के लिए। उसे नहीं पता था कि उन्होंने उसे फ़ोन करने की कोशिश की थी या नहीं, लेकिन उसने अपना फ़ोन बंद करके उसे अपने गेम इन्वेंटरी में छिपा दिया था। वह बस ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कुछ पता ही न हो। जब रीटा बिस्तर के नीचे से रेंगती हुई बाहर आए, उसका चेहरा पीला और अस्त व्यस्त था, तो उसने सोचा कि अगर उसका दिल मजबूत नहीं हुआ तो वह स्कारलेट को मौत के घाट उतार सकती है। उसका स्वास्थ्य 16% तक गिर गया था और वह कोई अन्य औषधि लेने में अनिच्छुक थी। उसने पूरा दिन जोई से चोरी करते हुए 20 से ज़्यादा बुनियादी उपचार औषधियाँ पीकर और अपने भंडार में मौजूद 20 पाउंड सूखा मांस खत्म करते हुए बिताया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा एक साइज बड़ा हो गया हो। रीटा अपने कमरे में लौट आई और तब तक सोती रही जब तक कि 3 लोगों का खुशहाल परिवार वापस नहीं आ गया। जब उसकी नींद खुली और उसने देखा कि उसका तारांकन वेश बदलने का तारांकन हुनर तैयार है, तो उसने पहले वाले हटे कट्टे आदमी का वेश धारण किया, कपड़े बदले, फिर अदृश्य होने का एक जहर पिया और फिर कमरे से निकलकर नीचे घर से बाहर निकल गई। उसने अधिक शोर से बचने के लिए दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि अंततः वे इस पर ध्यान देंगे। सीढ़ियों से उतरकर दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद अदृश्यता का जादू तो उतर गया, लेकिन उसका भेस बरकरार रहा। रीटा शांति से अपना औजारों का डिब्बा लेकर परिसर से बाहर चली गई। पड़ोस छोड़ने से पहले रीटा ने अपने चरित्र पैनल की जानकारी बदलने के लिए चावेज़ मास्क का उपयोग किया। उसका वास्तविक डेटा था तारांकन चरित्र रीटा स्तर 0.001% तारांकन दिव्य प्रतिभा चोर भगवान एस क्लास तारांकन दिव्य प्रतिभा अमर एसएस क्लास अपूर्ण तारांकन जाति मानव तारांकन नस्लीय प्रतिभा मरे हुए लोग दावत करेंगे तारांकन स्वास्थ्य 100/100 तारांकन मन 100/100 तारांकन शक्ति 5 तारांकन संविधान 7 तारांकन खुफिया 10 तारांकन चपलता 12 तारांकन भाग्य 10 अधिकतम मूल्य तारांकन करिश्मा 10 अधिकतम मूल्य तारांकन उपलब्ध विशेषता अंक 0 तारांकन। वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थी कि अन्य लोग उसकी प्रतिभा में छिपे विशिष्ट कौशल को देख पाएंगे या नहीं, लेकिन फिर भी उसने कुछ समायोजन करने का निर्णय लिया। अब उसके छद्म चरित्र पैनल पर लिखा था तारांकन चरित्र रीटा स्तर 0.001% तारांकन दिव्य प्रतिभा ब्रोकर ए क्लास तारांकन जाति मानव तारांकन नस्लीय प्रतिभा मरे हुए लोग दावत करेंगे तारांकन स्वास्थ्य 100/100 तारांकन मन 100/100 तारांकन शक्ति 5 तारांकन संविधान 7 तारांकन खुफिया 7 तारांकन चपलता 7 तारांकन भाग्य 5 तारांकन करिश्मा 9 तारांकन उपलब्ध विशेषता अंक 0 तारांकन। गुण तो ज्यादा औसत हो गए, लेकिन उसने अपने करिश्मा में ज्यादा बदलाव नहीं किया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास हुआ कि भागते समय जब उसने भिखारी का वेश धारण किया था, तब भी उसे दूसरों से ज्यादा पैसे मिलते थे। किसी भी इंसान का आकर्षण छिपाना मुश्किल होता है। एक करिश्माई इंसान जहां भी जाता, सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता। इसलिए उसने करिश्मा को बहुत कम नहीं करने का फैसला किया। फिलहाल उसने अपनी प्रतिभा को तारांकन ब्रोकर तारांकन के रूप में छिपाया, एक क्लास प्रतिभा जो अच्छी तो थी, लेकिन खतरनाक नहीं थी। अगर चोर देवता की प्रतिभा कभी उजागर हो जाए, तो वह सभी खिलाड़ियों की दुश्मन बन जाएगी। कोई भी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगा जो उनकी विशेषताओं को चुरा सके।
बाद में जब उसे तारांकन डेथ मिमिक्री तारांकन के माध्यम से अधिक उपयुक्त दिव्य प्रतिभा प्राप्त हुई तो उसने अपने पैनल को फिर से संशोधित किया। उसने मास्क को अपने एक स्टोरेज बॉक्स में गहरे रख दिया। ये लंबे समय तक उसकी सबसे कीमती चीज़ रहेगी। घर लौटते समय रीता लगातार मन ही मन सोचती रही कि कहीं उसने कोई काम तो नहीं छोड़ दिया, तथा 22 तारीख को जब उसका पुनर्जन्म हुआ था तब से लेकर अब तक के हर विवरण पर सोचती रही। उसके पुनर्जन्म का समय खेल के बीटा टेस्ट के इतने करीब था कि उसे कोई योजना बनाने या तरकीब निकालने का समय ही नहीं मिला। समय पर घर पहुंचना ही उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। अगर रिक को खेल का महत्व पता चल गया तो क्या होगा? क्या वह उससे नाराज़ हो जाएगा? रीटा को रिक की नाराज़गी की परवाह नहीं थी, लेकिन इससे नायकों के खेमे में छिपे रहने की उसकी क्षमता पर असर पड़ता। कई मौके सिर्फ मुख्य किरदार ही खोज पाते। भले ही वह उन्हें सीधे तौर पर नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन कम से कम वह उनके पास रह सकती थी, थोड़ा सूप पी सकती थी और उन्हें सुरक्षा का झूठा एहसास दिला सकती थी। अपने पिछले जीवन में खेल के आक्रमण के पहले 2 वर्षों के दौरान रिक उसे कभी कभी लोपेज, टेलर और वाइट परिवारों के पूर्ण नियंत्रण वाले गुप्त लोकों और कालकोठरियों में ले जाता था। उसने रिक के जरिए सचमुच कई अच्छी चीज़ें हासिल की थीं। हालांकि अब वह उन कालकोठरियों के स्थानों को जानती थी और औषधियों और कौशलों का उपयोग करके चुपके से अंदर जा सकती थी, फिर भी कई मूल्यवान वस्तुएं अकेले प्राप्त नहीं की जा सकती थीं। विशेषकर उन बॉसों को जिन्हें हटाने के लिए दर्जनों या सैकड़ों लोगों की आवश्यकता होती है। उसे सोचना पड़ा कि सैमुअल और रिक ने वर्षों में उसका विश्वास कैसे हासिल किया था। हाँ, हर बार जब वे उससे कुछ हासिल करते थे तो उसे थोड़ा बहुत वापस देते थे, जैसे उसके परिवार को दिए पैसों से उसके लिए 3 करोड़ युआन का एक विला खरीदना। या फिर जब रिक को उस विला में कालकोठरी मिली जो उसने रिक को दी थी, तो वह उसे वहां ले गया, ये दावा करते हुए कि श्वेत परिवार ने उस पर कब्जा कर लिया है और उसने केवल उससे मिलने का अधिकार हासिल किया है, जिससे वह कभी कभार उससे मिल पाता है। यहाँ तक कि जब लोपेज, टेलर और वाइट परिवार उसका पीछा कर रहे थे, तब भी रिक ने कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर उसे खबर दी थी, जिससे उसे छोटी मोटी परेशानियों से बचने में मदद मिली थी। हर बार जब वह रिक की चेतावनियों की बदौलत खतरे से बच जाती तो उस पर उसका भरोसा और गहरा हो जाता। लेकिन अब पीछे मुड़कर सोचने पर उसे एहसास हुआ कि हर बार जब वह किसी छोटे संकट से बाल बची थी तो वह मौत के करीब पहुंच गई थी। तो उसका क्या उसे रिक को थोड़ा सा मज़ा देना चाहिए, कुछ प्रलोभन देना चाहिए? अगर उसे खेल में घुसपैठ के बाद लोपेज परिवार के बड़े पैमाने पर होने वाले ऑपरेशनों में हिस्सा लेना है, उनका विश्वास जीतना है और अंदर ही अंदर परेशानियां पैदा करनी है, तो उसे रिक की मदद की ज़रूरत होगी। अभी 2 और बीटा परीक्षण बाकी थे। रिक को राज बताने और फिर चुपके से उसे नुकसान पहुंचाने का यह एकदम सही मौका था। बस कुछ शब्द कहकर वह उसका पूरा विश्वास जीत सकती थी और यह भी सुनिश्चित कर सकती थी कि उसे कुछ हासिल न हो। लेकिन क्या इससे रिक के उसके खिलाफ जाने का खतरा पैदा हो जाएगा? वह जानती थी कि सबसे सुरक्षित उपाय रिक को तुरंत मार देना है, लेकिन वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह उन उपन्यासों के नायकों पर हंसती थी जो पुनर्जन्म के तुरंत बाद अपने दुश्मनों को नहीं मारते थे। लेकिन अब जब वह उस स्थिति में थी तो उसे समझ आ गया था एक ही वार काफ़ी नहीं था। उसके दिल में दबी नफरत सिर्फ रिक को मारकर नहीं बुझ सकती थी। कभी कभी शीघ्र मृत्यु शत्रुओं के लिए दया होती थी। वह अमेलिया को अभी निराशा के गर्त में डूबने के लिए छोड़ सकती थी, लेकिन रिक अलग था। वह नहीं चाहती थी आगे देखो, वह नीचे देखना चाहती थी। वह रिक को अपने पैरों तले रौंदना चाहती थी, उसे अपने तलवों के अलावा कुछ भी न दिखने देना चाहती थी, उसे तब तक तड़पते देखना चाहती थी जब तक उसकी नफरत शांत न हो जाए। और फिर वहाँ उसकी 3 स्त्रियां और वे 5 मूर्ख भाई थे। रिक मर सकता है, लेकिन वह उनमें से हर एक का शिकार करेगी। इससे भी ज़रूरी बात यह थी कि रिक को मारना आसान था, लेकिन वह लोपेज, टेलर और वाइट परिवारों से अकेले नहीं लड़ सकती थी। सबसे अच्छा तरीका था कि उनमें घुसपैठ करके उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया जाए। लेकिन जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि रिक को बीटा परीक्षणों में भाग लेने देना बहुत जोखिम भरा था। कोई तो रास्ता होगा। रीता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और हर उस कौशल, वस्तु, उपकरण और औषधि को याद करने की कोशिश करने लगी जिसे वह जानती थी। अमेलिया और रॉबिन्सन के मामले की जांच गतिरोध में फंस गई। हालांकि यह तय हो चुका था कि रॉबिन्सन की मौत चाकू के घाव या गिरने से नहीं हुई थी, फिर भी कई लोगों ने रॉबिन्सन को अमेलिया की गिरफ्त से भागते देखा था और उसके हाथों पर लगे खून और चाकू पर उसकी उंगलियों के निशान इस बात के पुख्ता सबूत थे। अमेलिया जल्द ही कहीं नहीं जाने वाली थी, खासकर जब से रॉबिन्सन की पत्नी उसे जेल भेजने पर अड़ी हुई थी। मामला तेजी से बिगड़ गया था और कुछ ही दिनों में ये ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गया था। अपने एजेंट के चले जाने और उसे संभालने वाला कोई न होने के कारण रीता अपनी मनमानी करने को स्वतंत्र थी। कंपनी के 2 सबसे परेशान करने वाले लोग अब गायब थे, एक मर चुका है, दूसरा जांच के घेरे में है।
उसकी पिछली जिंदगी में इन्हीं दोनों ने मिलकर उसके बारे में इतनी नकारात्मक खबरें फैलाई थीं। कंपनी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उसकी मदद करने को तैयार थे, लेकिन अमेलिया एजेंसी बदलने के इरादे से अपना अनुबंध समाप्त करने पर अड़ी रही। इसलिए वे चुप रहे और अमेलिया और रॉबिन्सन को काम करने दिया। रीटा ने अगले 6 महीने तक काम से दूर रहने की योजना बनाई, जब तक कि उनका अनुबंध समाप्त नहीं हो गया, और उसके बाद वह इस उद्योग को पूरी तरह से छोड़ देंगी। वह पिछले कुछ समय से बहुत व्यस्त थी। कल उसने पूरा दिन यही सोचा कि रिक का विश्वास कैसे जीतें और उसे नियंत्रण में भी रखें। पहली बात जो उसने खारिज की वह थी यादों में फेरबदल। अगर उसने रिक की या सैमुअल और स्कारलेट की भी 22 तारीख की यादों को बदल भी दिया तो भी सुरक्षा फुटेज झूठ नहीं बोलेगा। रिक स्वभाव से ही शक करने वाला और बेहद सतर्क था। अगर उसे शक होता तो वह फुटेज जरूर जांचता। यदि झूठी यादें निगरानी के साथ टकराती हैं तो न केवल रीटा रिक का विश्वास हासिल करने में विफल रहेगी, बल्कि वह उसे ठोस सबूत भी देगी कि वह उसे हेरफेर करने की कोशिश कर रही थी। उसके पिछले जन्म में लोपेज, टेलर और वाइट परिवार सभी ने उसे ढूंढने के लिए लोग भेजे थे। हैरानी की बात है कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाला लोपेज परिवार नहीं था, हालांकि उन्होंने सबसे ज्यादा लोग भेजे थे। सबसे मुश्किल तो वाइट परिवार द्वारा भेजे गए व्यक्ति से निपटना था, सिर्फ सांचेज के क्रूर स्वभाव की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वाइट परिवार में किसी के पास एक बेहद परेशान करने वाली दिव्य प्रतिभा थी। अभी भी उस व्यक्ति के बारे में सोचते ही रीटा का सिर घूमने लगता है, ठंडा पसीना छूट जाता है, मानो वह पूरे दिन उन्नत कैलकुलस करती रही हो। तारांकन तारांकन भाग्य का पहिया, बी क्लास तारांकन 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 कौशल एक और खुशहाल दिन। तारांकन तारांकन एक लक्ष्य चुनें और इस कौशल का उपयोग करके उसके भाग्य चक्र को घुमाएं, जिससे उस दिन के लिए लक्ष्य का भाग्य बदल जाएगा। ये बदलाव 6 घंटे तक चलता है और कूलडाउन भी 6 घंटे का ही है। आप चुन सकते हैं कि संशोधित भाग्यमान को लक्ष्य से छिपाना है या नहीं। तारांकन तारांकन कौशल 2, आपका पहनावा आपको सूट नहीं करता, मुझे पसंद नहीं। तारांकन तारांकन एक लक्ष्य चुनें और इस कौशल का उपयोग करके उनके भाग्य चक्र को घुमाएं, उनके उच्चतम और निम्नतम गुण मानों की अदला बदली करें। यह अदला बदली 1 घंटे तक चलती है और कूलडाउन 6 घंटे का होता है। ये केवल बी क्लास की प्रतिभा थी, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक था। या यूं कहें कि किसी भी आक्रामक कौशल के अभाव में बी क्लास का दर्जा दिया जाना कारण नहीं था। कई दिनों तक जब भी वह व्यक्ति उसे देखता, रीटा को 6 घंटे तक बुरी किस्मत का सामना करना पड़ता। सबसे बुरी बात यह थी कि उसके भाग्य में यह बदलाव उसके डेटा पैनल पर दिखाई नहीं दिया। वह देख सकती थी कि उसका भाग्यमान अभी भी 8 था। और फिर अचानक उसकी किस्मत खराब हो जाती। वह मुश्किलों में फंस जाती, उसके भेष सबसे बुरे पलों में नाकाम हो जाते, खून की दवाइयों से उसका दम घुट जाता, उसके मंत्र निशाने से चूक जाते, उसकी बंदूक जाम हो जाती, और यहाँ तक कि उसकी खुद ब खुद निशाना साधने वाली जादुई मिसाइलें भी क्रिट नहीं कर पातीं। और उस समय उसकी क्रिट दर 77% थी। फिर भी 60 जादुई मिसाइलें दागने के बाद भी एक भी क्रिट नहीं हुई। क्या ये कोई दैवीय प्रतिभा थी या देवताओं का श्राप? वह पूरे 1 साल तक पकड़ से बचती रही, लेकिन उस व्यक्ति के आने के बाद उसे पकड़ने में 7 दिन से भी कम समय लगा। ये सब उस दिव्य प्रतिभा के कारण हुआ। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि क्या वह व्यक्ति बीटा परीक्षक था? 3 बीटा परीक्षण हुए। पहले परीक्षण में कथित तौर पर केवल कुछ 100 प्रतिभागी थे। दूसरे परीक्षण तक खबर फैल चुकी थी। अचानक समय के बावजूद हजारों लोग इस खेल को आजमाने के लिए उत्सुक होकर लॉग इन कर रहे थे। तीसरे परीक्षण तक हजारों लोग पात्र बना रहे थे। खैर, रीटा ने अगले कुछ दिनों में उस व्यक्ति को ढूंढने की योजना बनाई। अगर उन्होंने बीटा टेस्ट में हिस्सा लिया होता तो वह उन्हें तुरंत मार देती। फिर वह ये जांचती कि क्या वह हुनर गैर खिलाड़ियों पर असर डाल सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो वह इसका इस्तेमाल रिक पर करती। अगर रिक बुरी किस्मत के बावजूद एसएस क्लास टैलेंट हासिल करने में कामयाब हो जाता तो वह उसे वहीं चुरा लेती और उसे मार डालती, भले ही उसे बाकी जिंदगी कड़वे पछतावे में बितानी पड़े। अगर उसे कोई घटिया दिव्य टैलेंट मिल भी जाता तो और भी अच्छा होता। उस व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। वह श्वेत परिवार का ड्राइवर था। रीटा जानती थी कि श्वेत परिवार की पुरानी हवेली कहाँ है, जो विला क्षेत्र की सबसे अच्छी जगहों में से एक में स्थित है। आखिरकार, बिना पर्याप्त शक्ति और धन के आप पुरुष प्रधान कहानी में मुख्य महिला कैसे हो सकती हैं? हालांकि वह वाइट परिवार की हवेली की ओर नहीं भागी। इसके बजाय वह घर पर ही रही और औषधियां बनाती रही। उसने 20 बुनियादी इथेरियल पोषण और 50 से ज्यादा मध्यम स्तरीय अदृश्यता पोषण तैयार किए। बुनियादी अदृश्यता पोषण, जो सिर्फ 5 मिनट तक चलते थे, के विपरीत ये मध्यम स्तरीय पोषण 15 मिनट तक अदृश्यता प्रदान करते थे, हालांकि उनका कूलडाउन ज्यादा लंबा था, 20 मिनट। उसे तारांकन तारांकन कुकिंग बेसिक तारांकन तारांकन के अंतर्गत बीफ सीख बनाने की एक रेसिपी भी मिली और उसने अपने बैकपैक में रखने के लिए 297 हिस्से बनाए।
हर सीख को 1 मिनट में खाया जा सकता था, जिससे धीरे धीरे 5 स्वास्थ्य अंक वापस आ जाते थे। यह न केवल भोजन के भंडार के रूप में काम करता था, बल्कि उसके खाना पकाने के कौशल को बेहतर बनाने का एक तरीका भी था। उसकी 24 स्लॉट इन्वेंट्री अब विविध वस्तुओं, कपड़ों और हथियारों से भर गई थी। 6 पुराने बैगों में उसके ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें और औषधियाँ थीं। तारांकन बेसिक हीलिंग पोशन X99 तारांकन बेसिक मैना पोशन X99 तारांकन मिड लेवल इनविजिबिलिटी पोशन X57 तारांकन बीफ स्केवर X99 तारांकन बीफ स्केवर X99 तारांकन बीफ स्केवर X99 तारांकन। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुख्य महिला किरदार बीटा खिलाड़ी न हो? दुनिया रीटा के इर्द गिर्द नहीं घूमती थी, लेकिन यह निश्चित रूप से मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमती थी। न सिर्फ पुरुष और महिला मुख्य पात्र बीटा खिलाड़ी थे, बल्कि पुरुष मुख्य पात्र के भाई भी थे, वरना वे उसके भाई होने के लायक कैसे हो सकते थे? उसने सोचा, वाह, ये तो अद्भुत बात है, वह अकेली ऐसी है जो नायक की बहन नहीं है। क्या वे उसे अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं? रीटा का व्हाइट परिवार की हवेली में जाना केवल भाग्य के चक्र के बारे में नहीं था, वह मुख्य पुरुष पात्र की दूसरी प्रेमिका सांचेज के पीछे भी थी। मुख्य पात्र की तीनों प्रेमिकाओं में एस क्लास प्रतिभाएं थीं। उसकी वैध पत्नी जोई कथित तौर पर उपचार से संबंधित एक दिव्य प्रतिभा रखती थी, जो बाद में विभिन्न बफ्स इकट्ठा करके और सीखकर सबसे मजबूत सहायक पात्र बन गई। दूसरी प्रेमिका सांचेज में भी एस क्लास दिव्य प्रतिभा थी, जो शीर्ष 100 रैंकिंग में सार्वजनिक रूप से प्रकट की गई केवल 2 एस क्लास प्रतिभाओं में से एक थी। तारांकन जल देवता एस क्लास तारांकन कौशल 1, जहां कहीं भी पानी है वहां मैं हूं। तारांकन पानी की बूंदों में बदल जाओ और पानी के स्रोत में विलीन हो जाओ। तारांकन कौशल 2, आप बहुत पानीदार हैं। तारांकन सभी जल संबंधी वस्तुओं और कौशलों की प्रभावशीलता को 50% तक बढ़ाएं। तारांकन कौशल 3, पिशाच तारांकन इस कौशल का उपयोग लक्ष्य के स्वास्थ्य का 1% कम करने की 20% संभावना के लिए करें। तारांकन कौशल 4, मैं जल देवता चंगा निष्क्रिय। तारांकन जब पानी की बूंदों में बदल दिया जाता है या पानी में डूब जाता है, तो आपकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। रीटा को इस हुनर की चाहत थी, लेकिन उसने इसे चुराने की योजना नहीं बनाई थी। अगर रिक सिर्फ एक भाग्य के साथ एसएस क्लास हुनर हासिल कर लेता, तो वह निर्णायक रूप से तारांकन चोर देवता की चोरी, जो डकैती भी हो सकती है, तारांकन का इस्तेमाल करके उसकी एसएस हुनर चुरा लेती और उसे मार डालती। अगर रिक को कोई साधारण हुनर मिलता, तो वह उस हुनर को बचा लेती, जिससे वह कोई उलटफेर न कर सके। और चून की खेल में मरने से तारांकन चोर भगवान की चोरी, जो डकैती भी हो सकती है, तारांकन का कूलडाउन रीसेट हो जाता, इसलिए वह खेल में इसका 2 बार और इस्तेमाल कर सकती थी, बशर्ते उसने असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल न किया हो। वह इसे असल दुनिया में बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसने सांचे से चीज़ें चुराने की योजना बनाई। उसे यकीन नहीं था कि नायिका के पास उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। उसका 5 करोड़ युआन का विला व्हाइट परिवार की हवेली के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं। अपनी पिछली जिंदगी में रिक ने व्हाइट परिवार से जुड़ने के लिए उस विला की कालकोठरी का इस्तेमाल किया था।